कैसे लोग हैं सऊदी जेल में जो जेल में रहते हैं? क्या पाकिस्तानियों से भी खतरा था आपको वहाँ पे जेल के अंदर? हर चीज़ देख ली, एक जेल नहीं 6 जेलों में हमें शिफ्ट किया गया। पहले CID वाले में रखे, कांच वाले दीवार होते थे उसमें, फिर वहाँ से शिफ्ट करे। हिंदू भी थे वहाँ? हिंदू भी थे, पैसा कमाते हैं लोग अंदर, और फ़ोन आता है अंदर, स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन लाने के तकरीबन 40 से 50 हज़ार रियाल खाते हैं बाहर पुलिस वाले। अच्छा, अरबों ने जो अलजेब्रा लिखी है, हाँ, वो क्रेडिट देते हैं भारत को? हाँ, अभी भी देते हैं वो कि इनसे हमने अलजेब्रा उठाई है। बिल्कुल। गोरों ने हमको क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि उनको डर लगता था कि इनको क्रेडिट देंगे, साले वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, सर पे नाचेंगे। जमाल खशोगी वो जर्नलिस्ट था जजीरा का, जिसको अल जजीरा ने भेजा था उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, नोच के पैसा लेगा, उसके बाद वो पोटली में तो राख लेगा, और राख अगर एब्सेंट है तो मुंह में उसके तो राख डालेगा लेने के बाद जजिया, या उसके मुंह में थूक देगा। ऐसे ऐसे सवाल उसके अंदर कि अगर गलती से बीवी के बदले सास के पास चले गए। आप पर लोग इतना पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? जैसे आपको ट्रेटर बुलाया जाता है, इस पर लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आगे बोलेंगे हाँ तू जो एजेंट है, तुझे पैसे मिल रहे होंगे तभी इस तरह की बातें कर रहा है। तो टॉलरेंस बिल्कुल जीरो, और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि लोग जो है इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। सर आप आईटी सेक्टर में एक फुल ब्यूटीफुल जॉब पे थे, उसको आपने छोड़ दिया और आप एक जियोपॉलिटिकल वॉरियर बन गए हैं। तो आपने कब डिसाइड किया बस अब बहुत हो गया, मैं बोलूँगा कोई रोक नहीं सकता? उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद बुलाने के लिए जी जी कि आपने मौका दिया है। तो आईटी में तो मैं था जी। 18-20 साल मैंने काम किया आईटी में। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, प्रेटी प्रिंटर, ये सब करते थे जो आमतौर पे लोग करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे मिले, मैंने इंडिया में भी काम किया, इन्फोसिस में, मैं SAP लैब्स में काम किया, सऊदी अरब गया, वहाँ पे काम किया। बट जब मैं जिस टाइम पे पहुँचा सऊदी अरब, वो टाइम पर अरब स्प्रिंग चल रहा था, और जिस रीजन में मैं पहुँचा वहाँ पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट चलते थे अवामिया और कतीफ़ के, जो सऊदी शिया है वो लोग करते थे। अच्छा। और फिर बहरीन में अपराइजिंग चल रही थी, और बहरीन हमारे घर से था सिर्फ 30 मिनट 40 मिनट दूर। तो पूरी सऊदी आर्मी जो बी लाइन लगा के ठहरती थी यहाँ से पूरा बहरीन के अंदर तक। फिर वो क्लिंटन वाला एपिसोड हमने देखा, हिलरी क्लिंटन, फिर वो सऊदी के, मतलब बहुत क्लोजली हमने पॉलिटिक्स देखी थी। तो उस टाइम पे मेरा एक ब्लॉग चलता था abdulhazak.com। तो अरबाइज था थोड़ा सा नाम, और साथ में जो है हम जियोपॉलिटिक्स पे लिखते भी थे, सीरिया के ऊपर, इस पे उस पे काफ़ी देखना। फिर 2017 में कतर ब्लॉकेड हुआ और बहुत सारी चीज़ें हमने क्लोजली देखी। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें था पहले से, और मैं जब बोलता था, लिखता था। पर इवेंचुअली जो मेरे साथ 2023 में हुआ, तो एक इंसान को डर किस चीज़ का होता है? बदनामी का डर, पुलिस का डर, CID का डर, आर्मी का डर, और माँ बाप कैसा इसको लेंगे या कैसा इसको मतलब सब्र करेंगे, ये सब इंसान के डर होते हैं। जब ये मेरे साथ एपिसोड हुआ तो ये हमने सारे डर देख लिए, हर चीज़ देख ली, एक जेल नहीं 6 जेलों में हमें शिफ्ट किया गया। पहले CID वाले में रखे, कांच वाले दीवार होते थे उसमें, फिर वहाँ से शिफ्ट करे तो तौगीफ़ ले गए, फिर वहाँ से शिफ्ट करे तो फिर वो फैसलिया ले गए, वहाँ से फिर वो इस्तक़दाम, मतलब मल्टीपल जगहों पे शिफ्टिंग हुई। तो सब हमने देख लिया। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले तो एक चीज़ हमने गौर कर ली, वो ये कि आपके मुश्किल घड़ी में कोई आपके साथ नहीं ठहरता, चाहे आपके रिश्तेदार हों या चाहे आपके दोस्त हों। बाद में मिलके बोलेंगे हमने आपके लिए बहुत दुआ की, मगर कोई आपके साथ नहीं ठहरेगा, बस यही बोलेंगे कि बहुत उड़ रहा था हवा में, अच्छा हुआ इसके साथ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब बहुत हो गया, अब बोलना है तो खुल के बोलो, जो करना है एकदम खुल के करो। फिर मैंने IT की जॉब को छोड़ दिया, और मुझे लगा कि जेल के तुरंत बाद निकलते ही नहीं, मतलब निकलने के तकरीबन, मैं पहले अमेरिका गया वहाँ से। अच्छा। जेल से निकलते ही सबसे पहले मैं अमेरिका तब गया। उसमें जो बाइडेन की सरकार थी? नहीं, जो बाइडेन की नहीं थी उस टाइम पे, ये ट्रम्प आ चुका था, मतलब 2024 के मिड में, नवंबर दिसंबर में। हाँ, तो नवंबर में जीत गया था, जनवरी में मैं दिसंबर में रिलीज हो गया था। तो मैं वहाँ से इमीडिएटली 2026 दिसंबर में 2024 दिसंबर में 2024 दिसंबर वो डिक्लेयर हो चुका था, नवंबर में डिक्लेयर हो चुका था। फिर बाई 25 फिर मैं वहाँ पहुँचा, और फिर मैंने वहाँ पे थिंक टैंक्स वगैरह में कोशिश की, और फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ पे भी IT में ट्राई करते हैं। अब जितने लोग वहाँ पे IT में, सबका एक ही रोना है कि भाई 15 साल से हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं मिला, हम 20 साल से रह रहे हैं, हम ये है वो है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी हमें वापस जाना चाहिए। तो फिर एक अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट है, एरिना सुकरमन, तो इसने मुझे बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। उसने बोला कि तुम अमेरिका में नहीं कर सकते, ना ही तो मिडिल ईस्ट में। अगर तुम कर सकते हो तो तुम अपने ही देश में खुल के कर सकते हो,
इंडिया जाओ और वहाँ से तुम देखो अपना करियर कैसे बना सकते हो। तो फिर मैं वापस इंडिया आया। मैंने फिर वापस कोशिश की कि चलो टेक जॉब ले लेते हैं और साइड में फिर हम जो कर रहे थे वो करेंगे। बट मुझे लगा कि वो टेक जॉब भी हमारे लिए फिट नहीं हो रहा था। देन फाइनली मैंने खुद की अपनी कंपनी लगाई। फिर हमने नेशनल सिक्योरिटी पे काम करना शुरू किया। क्या कंपनी है आपकी? मेरी कंपनी का नाम है सिफरानी। अच्छा। और हम इसके ऊपर मतलब परसेप्शन मैनेजमेंट पे काम करते हैं और मल्टीपल चीज़ों पे हम काम करते हैं। एआई सॉल्यूशंस बनाते हैं और जिसमें आपको सर्टिफिकेशन आपने ले रखी है। जी बिल्कुल। जी, और जी। फिर हमारे पास साइबर के भी काम होते हैं, आईटी का भी होता है, कंसल्टिंग, मल्टीपल चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो फिर हमें लगा कि नहीं, अभी हम इस फील्ड में हम परसू करेंगे इस चीज़ को। तो इसमें आपके पास ये होता है कि स्पेशली इन दिस रीजन, जो यूपी और दिल्ली वगैरह का रीजन है, यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन न्यूज़ पैनल डिबेट्स हो गए या डिस्कशंस हो गए या पॉडकास्ट हो गए, तो इसमें काफ़ी आप खुल के बात कर सकते हैं, खुल के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको वो लोग स्पेस भी देंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। आप डर के नहीं जी सकते। आप कब तक डर के जियोगे? आप मिडिल ईस्ट में काम तो करोगे, मगर आपके बैक ऑफ द माइंड एक डर रहेगा कि भाई कब क्या होगा मुझे पता नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट अमेरिका में भी लोग रहते हैं, मगर वहाँ पे भी मैंने कई लोगों से मुलाकात की, वो सोशल मीडिया अपना खुल के नहीं चला सकते। जब तक वो सिटीज़न नहीं बन जाते, वो खुल के नहीं बोल सकते, ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं कहीं भी। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे जो आज़ादी है, यहाँ पे जो आप खुल के रह सकते हो, बोल सकते हो, काम कर सकते हो, वो कहीं और नहीं है। सो दिस इज़ हाउ माई करियर गॉट मतलब ट्रांजिशन जो हुआ मेरे करियर का, इसी तरह से हुआ है। नहीं, जैसे अभी आप सऊदी पे वापस चलते हैं। सऊदी में आपने कहा शिया आंदोलन हो रहे थे जी। सऊदी की इस तरह कोई न्यूज़ बाहर नहीं आती। ऑल वी हियर इज़ मक्का मदीना में लोग चक्कर लगा रहे हैं, जो भी वो उम्रा करते हैं, या हम सुनते हैं कि द लाइन बन रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। जमाल खशोगी अगर मर्डर नहीं होता जी। तो हमें ये भी नहीं पता चलता, मर्डर भी करवाते हैं, जबकि राजीव गांधी जी की हत्या में जमाल खशोगी चचा इन्वॉल्व था। अच्छा, यू डोंट नो आई दैट? डोंट नो व्हाट इट। देयर वाज अ क्लब कॉल्ड एज सफारी क्लब। वो आ गया ना, सफारी क्लब। हाँ, सफारी क्लब हुआ करता था। अच्छा। ये क्या हुआ कि ये क्लब तब बना था जब JFK CIA के पीछे पड़ गया था। ये Okay. क्लब बना लिया उन्होंने, जो टॉप के ऑफिसर से उन्होंने बाकी जो देशों के टॉप के ऑफिसर्स उनके साथ मिलके क्लब बना लिया, सफारी क्लब बना रखा उसका उन्होंने। अभी जो खशोगी साहब थे, सफारी क्लब में सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए थे, जो जमाल खशोगी के चचा, वो हथियारों के डीलर थे, और बोफोर्स वाला भी वो उनके थ्रू ये भी ही हथियारों का इंडिया डीलर था। हाँ, जमाल खशोगी भी वही ये था। भी हथियार। अरे भाई, उस चचा का ये तो धंधा है पूरा इनके, अदनान अदनान खशोगी। खशोगी। अदनान खशोगी इनका चंद्रा स्वामी से बहुत करीबी संबंध थे, अदनान अच्छा। खशोगी साहब के। और मतलब लिटरली इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत डीप इन्वॉल्व थे, और वो राजीव गांधी जी को एलिमिनेट करने के पीछे देयर वाज अ $5 million सुपारी गिवन टू लिट्टे इन ब्रिटेन कि गेट रिड ऑफ राजीव गांधी। जमाल खशोगी मर्डर बड़ा, मतलब वैसे अगर देखो आप, अगर मान ले अगर आप MBS के फैन हो हाइपोथेटिकली मोहन, तो आपको मजा बहुत आएगा। जमाल खशोगी से मरवाया उसने, अब बोलेगा भाई ये तो मतलब लिटरली पावर प्रोजेक्ट है कि मतलब ऐसी ऑन कैसी रिकॉर्ड है दुनिया। अभी जो हाँ, बात कर चल रहे रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो इसमें जमाल खशोगी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। जमाल खशोगी वो जर्नलिस्ट था जजीरा का, जिसको अल जजीरा ने भेजा था उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा। और फिर जैसे आप बता रहे हैं कि अदनान खशोगी का चंद्र स्वामी कनेक्शन और फिर राजीव गांधी असैसिनेशन, ये सब रहा है थ्रू CIA। तो जमाल खशोगी भी पार्ट ऑफ द CIA प्रोजेक्ट था टू गेट रिड ऑफ मोनार्क्स। अच्छा। जितनी मोनार्कीज हैं इनको निकालना था। अच्छा। जिसमें से इन्होंने लीबिया में किया, सीरिया में किया। तो जमाल खशोगी वाज पेड बाय NED? इनका एक खुद का भी ऑर्गेनाइजेशन था। अच्छा। जिसका नाम है डॉन, DAWN। अच्छा। और जिसका मतलब है डेमोक्रेसी फॉर अरब वर्ल्ड नाउ। पर वो NED का ही पार्ट होगा, जी, नेशनल एंडाउमेंट जो एंडोमेंट, डेमोक्रेसी है, एंडोमेंट उन्हीं का का ही हिस्सा, होता है। आपके सब उन्हीं के चट्टे और बट्टे हैं साले। इनको पनाह दी थी टर्की ने, क्योंकि उस टाइम पे सऊदी और टर्की का इशू चल रहा था। अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे उनकी जो सेकंड वाइफ थी या जो उनकी फियांसे थी, वो वहीं पे थी टर्की में। तो इनको बुलाया गया था बात करने के लिए, एम्बेसी तो होती है बात करने के लिए। तो उनका मकसद ये था कि उसको वहाँ से उठा के लाना था सऊदी जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन क्या करना था कि जो प्रोटेस्ट्स करवाए गए थे, और बहरीन का भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, अपराइजिंग, ये सारी सऊदी के अंदर जो अपराइजिंग हुई थी, इसके पीछे डॉन का ही नेटवर्क था। अच्छा। तो वो चाह रहे थे कि उसको उठा के लाए वहाँ से, और उठा के लाने के बाद उसके पास निकलेंगे नाम कि कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो सारी लिस्ट निकलेगी। तो अगर वो चला गया, इन केस अगर उनके हाथ चढ़ गया, तो फिर वो तो गया काम से। अच्छा, मैं सऊदी का इंटेंट था इसको उठा के लाना, ना कि मारना। ना कि मारना, अच्छा। क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ जितने राज होंगे वो भी दफन हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो उसका मकसद था कि उनको लाना, परसुएट करना, जो भी करना है करके फिर जो भी डेटा है उसके पास से निकालना था, ताकि वो हिटलिस्ट निकले। मगर ये जो लोग थे जो सऊदी से ही गए थे, ये डबल एजेंट्स थे। अच्छा। तो उनको बाद में उन्होंने कहा कि रोग एजेंट्स भी है, डबल एजेंट्स थे। तो इन्होंने उसको वहाँ पे मार दिया।
तो शुरू में तो कहा कि नहीं, उसका जो है ना हाथापाई हुई, फिर मार दिया, फिर वो आरी से काटा, फिर एसिड डाला, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर हुआ है। तो फाइनली जो गायब हुआ तो बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट सऊदी अरब के ऊपर हुआ। उसके एम्बैरेसमेंट की परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं ना। एम्बैरेसमेंट की परिभाषा क्या है कि अमेरिका के लेफ्टी लूनेटिक जर्नलिस्ट आपको मजाक बना रहे हैं? व्हाट इज एम्बैरेसमेंट फॉर मी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का मर्डर जस्टिफाइड है, खशोगी का भी मर्डर जस्टिफाइड नहीं है, भले ही वो जैसा भी इंसान रहा होगा। मैं एम्बैरेसमेंट की, मैंने इस मुद्दे बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखी कई लोगों से। एम्बैरेसमेंट की परिभाषाएं क्या हैं, हमें एम्बैरेस क्यों किया जाता है? अमेरिका जब किसी को मारता है उसको एम्बैरेस करता है कि तुमने पाकिस्तान की सोवरेनिटी, वैसे तो है नहीं कुछ उनकी, पर जो कुछ भी है उसको ब्रेक करके तुम उसामा को मार दिया तुमने। हाँ। तुमने उसको जो ISIS का पुराना वेनेजुएला वाला वाले को था, भी उठा के वेनेजुएला उठा लिया। एम्बैरेसिंग वो नहीं है, एम्बैरेसिंग वो, ये एम्बैरेसिंग कैसे? अगर वो एम्बैरेसिंग नहीं तो ये एम्बैरेसिंग कैसे है? इसका मतलब जो उनका मीडिया शोर मचा सकता है जितना, वो जो कर लेगा वो एम्बैरेसिंग है। उदाहरण एक और देता हूं आपको मैं। भारत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया में 153वें नंबर पे है, पता नहीं किसी नंबर 134वें 53वें नंबर पे, जो भी है। कौन डिसाइड कर रहा है ये नंबरिंग? पता है आपको? एक उनकी एजेंसी है जिसको यूएसएड से NED वाले फंड करते हैं। हाँ। तुम डिसाइड करते हो। AQI का नॉनसेंस लगा रखा है तुमने कि AQI इंडिया की बहुत खराब चल रही। क्यों लगा रखी भाई तुमने AQI का बुलशिट? और क्या AQI है? ईरान में बम गिरता है, रिफाइनरी उड़ा देते हैं, तेहरान में सूरज नहीं निकलता, वो 200 के नीचे हैं, शायद 50 के नीचे थे वो, हमारे यहाँ 400 चल रहा था। भाई तुमने जानबूझ के डंडा कर रखा है यार, और पता नहीं कैसी हमारी सरकार है बर्दाश्त कर रही इस तरह के डंडों ये को। एक्चुअली बर्दाश्त, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, बर्दाश्त कर रही है हमारी सरकार। हाँ शत्रुबोध है, हाँ। अंदर बैठे हैं लोग। डेटा कहाँ से जाता है बताइए आप? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है सारेम नाम का, साउथ एशियन स्टडीज़ के नाम से। वहाँ से लड़की बैठ के होस्ट करती है, और सारे गेस्ट आपको इंडिया के मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको। मैं जात पात में नहीं जाना चाहता, ना कि मैं धर्मों के नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, मगर कुछ कुछ खास जात होते हैं, कुछ कुछ खास धर्म के लोग होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर कास्ट सिस्टम पे बात हो रही है, और पूरा डेटा वो सारेम वाले नोट कर रहे हैं। ये मुझे कैसे पता चला? सारेम के एक रिसर्चर ने मुझे फॉलो किया। मैंने कहा कौन है? मैंने जब जाके चेक किया तो सारेम, फिर मैंने वहाँ से जाके चेक किया तो उसके ऊपर मैं गेस्ट की लिस्ट देख रहा हूँ, तो आपके यूपी बिहार से लेके तेलंगाना उड़ीसा तमिलनाडु तक के प्रोफेसर्स उसके अंदर बैठे हुए हैं। फिर जब मैंने जाकर उसका पूरा प्रॉपर उसका ओसेंट किया तो पता चला कि वो तो भाई कराची बेस्ड है, और वहाँ से होस्ट कर रहे हैं। और डेटा कहाँ से जा रहा है? यहाँ से। यूज़ कहाँ पे हो रहा है? UN में। यूज़ UN में हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई ये इंडिसेस जो बनाते हैं, या फिर ये जो AQI का लेके आपको बुली कर रहे हैं, या फिर हंगर इंडेक्स लेके बुली कर रहे हैं, पॉवर्टी का नाम लेके बुली कर रहे हैं, अरे गर्मी बढ़ गई तो बुली कर रहे हैं। इसमें मोदी का क्या हाथ है बताइए? टेम्परेचर बढ़ गया गर्मा में, वो तो बढ़ेगा ही, कहीं भी बढ़ेगा, उसको भी लेके बताएंगे नहीं मौसम जो है ख़राब है, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। तो ये सब जो बुली करते हैं आपको, आपकी इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए, ये सब जो डाटा जाता है कहाँ से जाता है? अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। रिसेंटली जो अल जज़ीरा ने पब्लिश किया आर्टिकल कि यूपी में मुसलमान जो है नमाज़ नहीं पढ़ सकते रोड पर, जो भी था, लिखने वाले कौन थे? मेरठ के लड़के। वो भी ठीक है। क्या कतर में पढ़ सकते हैं रोड में नमाज? नहीं पढ़ सकते। कतर के कहाँ का बुलशिट है फिर? रूल है जब तू अपने यहाँ नहीं पढ़ने दे रहा, उसकी आज़ादी तो अपने यहाँ नहीं देता, हमें आज़ादी पे लेक्चर दे रहा है। ये तो हिपोक्रेसी। एक और हिपोक्रेसी मैं कतर की बताता हूँ आपको। कतर के ऊपर आरोप है कि फीफा में इन्होंने ब्राइबिंग की। कतर के ऊपर आरोप है कि इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। जब उनको स्टेडियम बनाना था 22 इंडियन मरे थे शायद, 22 इंडियन मरे थे, और कई लोगों को इन्होंने खाली करवा के रोड पे सोने के लिए छोड़ दिया। आप कतर के ही 2 जर्नलिस्ट को हायर करिए, कतर में ही रह रहे होंगे दोहा में, उनसे लिखवाइए ओपिनियन पीस कि ये कतर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो। कतर बर्दाश्त करेगा? 30 साल के लिए अंदर डाल देगा उनको। अच्छा। मगर यहाँ से बंदे उठाते हैं, दिल्ली से, आपके यूपी से, बिहार से, लिखवाते हैं उनसे, और पीनट दामों पे 8,000। मैंने एक से पूछा कितना, बोला 8,000 10,000 में। 8-10,000 में लोग जो है अपने देश के इंटरनल मैटर्स को, फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए दे रहे हैं, मतलब सजा कर दे रहे हैं कि भाई लो भाई एक्सप्लॉइट करो आप। इनकी नफरत बहुत बढ़ गई है दरअसल ना। अब आप इस बात को समझिए, जो अल जज़ीरा है वो इतना हरामी चैनल है अल जज़ीरा। जैसे मान लेते हैं आप ज़ाहक तनवीर है, मैं सुशील सिंह हूँ, हम दोनों पड़ोसी हैं, अब किसी बाउंड्री पर लड़ाई होगी मेरी आपकी, अल जज़ीरा छापेगा कि भारत में मुसलमान परिवार को हिंदुओं ने मिलकर पीटा, जबकि 2 पड़ोसियों की लड़ाई है। हाँ। उसका वो वीडियो रिलीज करेगा कि देखिए मुसलमान परिवार कैसे पिट रहा है। पड़ोसियों की लड़ाई में कभी कोई पड़ोसी भारी पड़ जाता है, कभी कोई पड़ोसी भारी पड़ जाता है। तो होता है ना कि भाई जिसके जब बच्चे ज्यादा हैं, इसके बच्चे कम है, उस समय कौन था, डिपेंड करता है क्या हुआ। उसको अल जज़ीरा हिंदू मुसलमान करके पेश करेगा, और तब भी लिबरल बना रहेगा। ऐसा नहीं वो लिबरल नहीं बना रहे, लिबरल बना रहेगा लगातार वो। ठीक है, तो लेकिन आप जैसे ही उसकी बात करेंगे, आप तुरंत बीजेपी RSS के एजेंट बन जाएंगे। वैसे कितना पैसा आता है आपको RSS बीजेपी की तरफ से? मैं तो ख्वाहिश करता हूँ आए पैसा, नहीं नहीं आज तक। बीजेपी ने RSS ने पैसा। देखिए RSS के बारे में जो मैं जानता हूँ
उल्टा लोग कंट्रीब्यूट करके आरएसएस ज्वाइन करते हैं, वो कहाँ से पैसा देगी? तो आप क्या बात कर रहे हो, 150 करोड़ की पता नहीं बिल्डिंग बनी है दिल्ली में, कैसे लोग पैसा नहीं है आज से भाई नहीं साहब? कर रहे। मैं 23 में अमेरिका गया था, उस टाइम पे पूछा, अच्छा आरएसएस के पैसे पे अमेरिका गए हो? हाँ। तो मैं सोचता यार कभी दे दे तो अच्छा होगा भाई। तो इकोनॉमी में गए थे, बिजनेस में गए थे RSS पैसे में? मेरी ख्वाहिश रही है राणा अयूब की तरह, मैं सोचता हूँ कि बिजनेस में जाऊँ कभी, तो आप बट मैं वेट कर रहा फिर हूँ आप आरएसएस तारीफ पैसा करना दे। शुरू करो ना, मुसलमानों की, इस्लाम की तारीफ करो। देखो कैसे आप पैसों से आप सज जाओगे। 24 करोड़ राणा अयूब की तरह इकट्ठा करो, 3-4-24 या कितने भी करोड़, उसमें से 40-50-60% फूंक दो कि बढ़िया गुच्ची के बैग खरीदो और उसके लुई विटॉन के। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, राणा अयूब, हिंदू साइड में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा ये मत सोचिए कि राणा अयूब कर रही है हिंदू वाले नहीं कर रहे, हिंदू वाले बहुत कर रहे हैं, बाबा लोग कर रहे हैं, हाँ, धंधा कर रहे हैं सबके सब। मुसलमानों में मौलाना कर रहे हैं, हिंदुओं में बाबा कर बाबा रहे हैं, लोग क्रिश्चियन कर में पादरी कर रहा है, हम्म। सब धंधेबाज हैं। होता पता है क्या है कि राणा अयूब का मुद्दा जब उछलता है तो मेरा ना मन चिढ़ जाता है, क्योंकि इतनी गाली हिंदू बाबा ने कभी नहीं दी किसी को, इतने ईमानदारी का उसने कभी ढोंग भी नहीं रचा कि मैं इतना ईमानदार हूं, और कभी नहीं उसने मतलब उसने एक गुजरात का मुद्दा उठा के उसने अपना करियर नहीं बना लिया। हाँ हाँ हाँ। आप इतना करके आपने पैसा इकट्ठा किया गरीबों का और आप उसको अपने पर्सनल खर्चों में ले गए आप, तो मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आता है कि आप किस बात का आप ईमानदारी का पुतला बना रहना चाहती हैं, किस बात के? ईमानदारी भी हो गई, विक्टिमहुड जो पर हमेशा आपको खेलते लगता रहते है ये हैं। जो आपके अंदर ये जो है आपका, ये आपका नेचुरल, आप ऐसे ही हो। आप मुसलमानों की पैसों के लिए तारीफ नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। 2.69 करोड़ उसने चुराए थे, इलीगल एक बंदा। क्या बात, वाह वाह वाह, इंडिया टुडे की न्यूज़ है ना? हाँ, इंडिया टुडे, मतलब क्या बात, ऑथेंटिक न्यूज़ में आया है। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो है ये सही क्या कहते हैं उसको, ये ऑथेंटिक हदीस है। ऑथेंटिक तौबा तौबा। कहते हैं ना ऐसे कि भाई ये लिखा है, ये ऑथेंटिक हदीस है, ये बकवास नहीं है। चेन ऑफ नरेशंस जो है सही है इसके। हाँ, चेन ऑफ नरेशन सही है इसका। और एक और शब्द यूज करते हैं जो मीनिंग होता है उर्दू में, कहते हैं ना इसका तर्जुमा सही है, तर्जुमा सही है। तर्जुमा सही है इसका, तर्जुमे से पढ़ी है आपने। एक और बात बताइए कि सऊदी जेल में आपका 1 साल कैसे कटा, कैसे लोग हैं सऊदी जेल में जो जेल में रहते हैं, क्या पाकिस्तानियों से भी खतरा था आपको वहाँ पे जेल के अंदर, ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा आपको उन अकेले क्षणों में क्या मज़ा आया, क्या रियलाइज़ हुआ? कई बार क्या होता है हम अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले रहते हम कुछ नई नई चीज़ें रियलाइज़ होती है, यार अकेले रह रहे हैं ऐसे, ये समझ में आना है क्या हुआ। 3-4 सवाल पूछे मैंने आपसे। हाँ नहीं, एक तो 1 साल बहुत सख्त गुजरा, क्योंकि 1 साल तक तो ना तो धूप थी ना तो हवा, बिल्कुल 4 कमरे में बंद, 4 बिल्कुल ऐसे कमरे होते थे, और 4 कमरे के अंदर तकरीबन 45 से 50 लोग होते थे। अच्छा, अरे बाप, और 2 वॉशरूम्स। अच्छा, ओ भाई साहब। तो अब उसमें ऐसा होता था कि हमें लगा सऊदी के पैसा वैसा बढ़िया जेल हो गया अमेरिका की तरह। अब अमेरिका के अपने अपने रोने हैं उधर। हाँ। उधर भी जो जेल गए हैं वो बोलते हैं कि भाई हम खाना आया था तो कॉकरोचेस उसके अंदर होते थे, वो तो कॉकरोच वाला फिर भी सिस्टम प्योर हमने यहाँ भी प्रोटीन देखा है, है। फिर प्योर प्रोटीन है कॉकरोच तो। कॉकरोच आके तो क्या इतना बुरा मानना, वो तो प्योर प्रोटीन है, क्या फर्क पड़ता है। कॉकरोच तो सऊदी और अमेरिका के जेलों में बहुत भरे हैं। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर आप सऊदी एक्सपीरियंस चलता हूँ। आपको पता है अमेरिका में जेल सरकारी नहीं है, अच्छा, प्राइवेटाइज है। और ऑल द जेल्स आर ओन्ड बाय ईदर जजेस और द लॉयर्स। वाह। इसी वजह से ये तक केसेस आए हैं कि जेलर को अकाउंटेंट की कमी महसूस हो रही थी, तो अकाउंटेंट का केस आया था, तो अकाउंटेंट को सजा होनी चाहिए थी कम की, पर जज के पास ऑप्शन था कि उसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो उसने उसको ज्यादा वाली सजा दी और बोला कि इसको इस जेल में भेज देना। हाँ, अमेरिका कोई इस धरती पे स्वर्ग नहीं है, इट्स अ वर्स्ट कंट्री टू बी बहुत इन, खतरनाक है वो तो। इट्स अ वर्स्ट कंट्री टू आप बी जो इन। बता रहे हैं नहीं अकाउंटेंट वाला हाँ। केस, ऐसे मैंने सऊदी जेल में बहुत देखे हैं। अच्छा, तो जैसे एग्जांपल नेपाली और ये होते थे ना साउथ इंडियन जी। वगैरह, तो यहाँ जेल से निकाल के सऊदी जेल में उनको शिफ्ट कर देते थे। अच्छा, मैंने ऐसे नेपालियों को भी देखा है कि जो जेल में बैठ के उन्होंने ज़मीन खरीदी है नेपाल में। अच्छा, पैसा कमाते हैं लोग अंदर, अच्छा, और फ़ोन आता है अंदर, स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन लाने के तकरीबन 40 से 50 हज़ार रियाल खाते हैं बाहर पुलिस वाले। अच्छा, 40-50 हज़ार रियाल मतलब आप समझिए 10-15 लाख रुपये। तो उसमें होता है कंसोर्टियम, मतलब आप डालेंगे आधे पैसे, आधे मैं डालूंगा, जब मैं अंदर मंगवाऊंगा तो फिर मैं 3 महीने के अंदर 50,000 रियाल, तो क्या मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा मैं। अच्छा, तो ये बहुत चलता है। उसके अलावा जो है, जैसे मैं बता रहा था 4 रूम के अंदर थे हम लोग, तो और ड्रेस हमारे लिए मैंडेटरी था, ब्लू ड्रेस होता था, तो वो पहने रहते थे हम हमेशा। फिर उसके बाद नमाज वमाज तो पढ़ते रहते थे, वो तो उसका कोई टेंशन, वो तो मतलब आप बेस्ट जगह पे थे उसके लिए, तो वहाँ तो कोई मनाही नहीं है। उसके बाद किताबों का बड़ा टेंशन हो जाता था। मैंने एम्बेसी वालों को भी बोला, अपनी इंडियन एम्बेसी को, किताब का इंतजाम कर दीजिए। बोले नहीं सर, अलाउड नहीं है, तो कहाँ से लाएं हम। वहाँ पे सिर्फ होती थी इस्लामिक बुक्स, अच्छा, और उसमें से होती थी उर्दू की जो कुरान थी, बहुत जो आप बोलेंगे तफसीर, वो वहाँ रखी होती थी।
तो पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, और जो लोग होते थे साथ में तो टाइम बिताने के भी लोग अच्छे चाहिए आपको, मतलब कुछ तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो जिससे आप बैठ के बात कर सको। अब ऐसे ऐसे लोग होते थे घड़ी में टाइम देखना नहीं आता था, ऐसे भी लोग थे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, जो ड्रग्स के केसेस में आए थे। तो वहाँ पर रहने वाले जो थे तकरीबन उसमें यमन पाकिस्तानी के, को पता था आप उनके विरोध में आए हो? नहीं हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे, हमें सर्वाइव करना था वहाँ पे। मैंने तो हम तुम तो लोगों ये को बहुत गरिया इसलिए आया हूँ। नहीं, हम तो ये बोलते थे अरे भाई आपका फेवरेट लीडर कौन है? इमरान खान। हाँ, तो हमने उसकी तारीफ की, इन्होंने पकड़ लिया हमको। अच्छा, अच्छा ऐसा है। हाँ, तो हम देखिए सर्वाइवल बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वाइवल आप चार दीवारी के अंदर है, पता चला कि भाई ये पाकिस्तान को बोलने की वजह से आया है, हमारी ही एजेंसी ने इसको पकड़वाया, तो आपका फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक उम्मा वाला मसला भी हो जाता है, फिर वो जाएंगे वो अरबों को भी बोलेंगे कि ये जो है ऐसा है। तो आप वहाँ पे टाइम तो मेरा अच्छा गुजरा, मतलब मैं नमाज़ पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था। तो बीच में एक बंगाली को, हिंदू भी थे वहाँ? हिंदू अच्छे भी थे, लोग? क्या- बांग्लादेश के भी कितने थे, कितने थे हिंदू? साउथ इंडिया के ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपको साउथ इंडिया के ही मिलेंगे। परसेंटेज वाइज देखे तो उनके लिए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत कितने कम लोग होते थे, बहुत कम होते 10% के आसपास? थे। हाँ 10% आप तो समझिए। उनको काफिर की तरह ट्रीट किया जाता था या बराबरी पे नहीं थे? बराबरी होता था, मतलब बराबरी पे नॉर्मल थे होते थे ना? अपना, सबका कमरा अलग अलग होता था। 4 हाँ, कमरों में से एक हाँ। कमरा इंडियंस का हो गया, एक इनका हो गया, नेपाली, श्रीलंकन एक कमरे में अच्छा। होते थे, जो इंडिया इस साइड के जो लोग हाँ, हैं, हाँ। अरब का अलग कमरा होता था, बांग्लादेश और यमनी अलग कमरे में रहते थे। वो 4 डिवाइडेड होते थे इस ठीक, तरह से। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये अलग बात है कि हाँ वहाँ पे संडे और मेरे ख्याल से थर्सडे को लंच में बीफ आता था। अच्छा। तो जो हिंदू होते थे वो नहीं खाते थे। हम्म, तो मतलब ठीक है, वो नहीं खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, वो अपनी जगह होता था वो। अलबत्ता मेरी एक दोस्ती हुई थी, ब्राह्मण थे बेचारे, वो जो है ऐसे ही आ गए थे 6-7 महीने बाद, तो वो निर्दोष निकले तो उनको छोड़ दिया। तो उनके साथ थोड़ा सा IQ हमारा मैच होता था बात करने के लिए, उनके बच्चे पढ़े लिखे थे, वो भी पढ़े लिखे थे, तो वो थोड़ा सा मैच होता था, वरना लोगों के साथ घुलना मिलना बात करना तो बहुत मुश्किल हो जाता था आपको। और उसके अलावा हमारे भी साइड के लोग थे, हैदराबाद उस साइड के भी पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, तो उनके साथ भी बातचीत कर लेते थे, टाइम निकल जाता था। अब ना एंटरटेनमेंट होता था, ना फ़ोन ना किताब, तो क्या करेगा आदमी। और वहाँ लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, अच्छा। क्रिएटिव बहुत होते हैं। क्या करते क्या थे कि कपड़े के ऊपर डिज़ाइन विज़ाइन बना के लूडो का पूरा गेम बनाते थे। अच्छा। और जो पुराने ब्रश होते थे तो ब्रश को मेल्ट करके डाइस बनाते थे प्रॉपर। और ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी होती थी लोगों की, पीनट बटर के डब्बे से हुक्का बनाते थे क्योंकि करने के लिए है कुछ नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आते हैं ना, उनका दिमाग अलग चलता है, बिल्कुल। आम लोगों की तरह नहीं चलता, 9 to 5 वाला नहीं चलता उनका दिमाग एकदम अलग चलता है। ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग, आप सोचिए कि ट्यूसडे के दिन मछली आती थी, तो मछली की हड्डियाँ जमा करके उसको कॉफ़ी पाउडर में डुबो कर, और फिर जो ब्लैंकेट होती थी उसके धागे निकाल के तस्बीह बनाते थे। अच्छा। और बना के उसको बेचते थे 2 सिगरेट की डब्बी के दाम में। और सिगरेट वहाँ होती थी करेंसी। हाँ, नहीं सिगरेट यूएस में भी करेंसी, करेंसी इंडिया में भी शायद है, शायद। अच्छा, तो वो चलता था। और इतनी क्रिएटिविटी लोगों के अंदर, तो कोई तकिया बनाता था, तो कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ। एक तो वो पूरा चेस गेम बनाते थे बैठ के, बॉटलों के जो कैप्स होते हैं ना, वो सब जमा करके चेस बनाते थे बैठ कर, ब्लैक वाला वाइट वाला सब पूरा। तो कोई चेस खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है। जेल वालों की प्रॉब्लम नहीं कि नहीं बंद निकालो होता अपना था, टाइम। दरवाज़ा बंद होता था, कोई आता भी नहीं था। और फिर टूर्नामेंट्स होते थे लूडो के, बढ़िया। टीमें बनती थी। उसके बाद जो है हर रोज़ सुबह जो है दूध आता था, वो टेट्रा पैक टाइप का, तो 30-40 दूध के डब्बे एक जगह जमा करते थे, और फिर उस पर टूर्नामेंट होता था। जो जीता वो सारे उसके। तो हर 2 दिन में टूर्नामेंट चलता रहता था। वो फिर उसमें अलग आपका एंगेजमेंट, मतलब आप माइंड कहाँ डाइवर्ट करोगे आप। फिर अपना पढ़ना, और फिर मैं नोट पैड्स मंगवाता था। हर वेंसडे जो है वो आता था, क्या कहते हैं, बकाला बोलते हैं हम, किराना। तो वो आता था, तो हम उसमें नोट पैड्स वगैरह पेन वेन मंगवा के, अब जो भी होता था मैं उसमें लिखता था। जो भी अब जब अभी पूछ रहे थे ना कि अकेले में रियलाइजेशंस क्या होते थे, बहुत रियलाइजेशंस होते हैं। मतलब आपको ऐसा सा भी फील होता है कि आप एनलाइटन हो रहे हो। कभी कभी रात में 2 बजे उठ जाते हो, सब सो रहे हैं, आप उठ के बैठते हो, आपको लगता है कि कुछ अलग से आपको फीलिंग होता है, तो आप लिखते हो वो चीज़। तो मैं लिखता बहुत था, तो 3-4 तो आर्टिकल मैंने निकलने के बाद पब्लिश किए जो मैंने जेल में लिखे थे। अच्छा। जैसे कि एक आर्टिकल पर वो बेस्ट ये रहा होगा कि वो आर्टिकल्स बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं थे, इसलिए वो आपका बेस्ट वर्क होगा। क्योंकि ना आपने कोई करंट न्यूज़ पढ़ी, ना कुछ, आपके मन में जो आपने वो लिखा। ना वो करंट न्यूज़ थी, हाँ। ना ChatGPT था, ना आप किसी से पूछ रहे हो, कोई आपको बोल रहा है, नो डेटा इनपुट्स, नथिंग। आप अपना जो ऑब्जर्वेशन है उस पर लिख रहे हो। जैसे एक आर्टिकल मैंने लिखा था जो न्यूज़ 18 में भी बाद में पब्लिश हुआ, कि कौम का मतलब क्या है। तो आमतौर पे लोग बोलते हैं ना कि कौम मतलब मुस्लिम कौम, हिंदू कौम। तो मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से मैंने इन्फर किया, और मैंने लिखा कि कौम का मतलब है नेशनल आइडेंटिटी, नॉट रिलीजियस आइडेंटिटी। ये मैंने कंक्लूड किया कुरान पढ़ने के बाद, वो मैंने लिखा था। एक और मैंने लिखा था कि जो रिलीजियस कन्वर्जेंस होते हैं
तो रिलीजियस कन्वर्जन्स क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, तो उसमें मैंने बहुत गौर किया। तो मेरा ये कंक्लूजन रहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन्स का मेन रीज़न होता है इन्वेजन। मतलब पहले पहले भी ऐसा होता था ना, मिशनरीज पहले जाती थी या दावा का काम होता था, दाई लोग पहले जाते थे, लोगों का पहले बेस बनाते थे, फिर इन्वेजन होता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मेरे रहे, तो उस पर मैंने प्रॉपर आर्टिकल्स लिखे हैं, लिख के जब मेरी वाइफ आती थी विजिट के लिए उसको मैं वो दे देता था। और वो पूछता था पुलिस वाला क्या दे रहे हो, मैं सर लव लेटर दे रहा हूँ। तो लव लेटर के नाम पे मैं उसको सारे जो लेटर्स और आर्टिकल्स होते थे देता था। बाद में मैंने सारे उसको पब्लिश किए, और भी कुछ पेंडिंग है, उसको बाद में करूँगा मैं। जैसे इजराइल वाले इशू पे मैंने लिखा, फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ये वो जितना सब कुछ होता था माइंड में, तो इसमें तो अगर आप बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, अगर आप अकेले रहते हो, अब ये जानकारी लेके जाते हो कि प्रॉब्लम चल रही है, और आप 1 साल अकेले रहते हो, तो जो आप 6वें 7वें महीने में जो आर्टिकल लिखोगे आप बिना सुने कुछ भी, वो ऐसा अमेजिंग वर्क होगा हाँ। कि जो इधर वाला नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंस हो जाते हो आपकी कुछ नई न्यूज़ आ गई, हाँ। क्योंकि वहाँ पे आप न्यूट्रल हो जाओगे, आप बायस नहीं रहोगे, बायस नहीं रहोगे आप। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में जो चल रहा है वही लिखोगे। बिल्कुल। ये अलग बात है कि डेली हमको फ़ोन भी मिलता था, तो मैं कभी कभी पूछता भी था कि चल क्या रहा है। जैसे ट्रम्प उस टाइम पे आ गया था, तो मुझे न्यूज़ मिल गई थी कि ट्रम्प जो है, अच्छा मोदी जी 3rd टर्म शुरू हो गया था उनका, वो भी मुझे न्यूज़ मिल गई थी। मैं वाइफ को फ़ोन करता, पूछा क्या चल रहा है, 3rd टर्म शुरू हो गया है। तो आप जैसे जो आपके माइंडसेट है, बहुत सारे मुसलमान कहेंगे कि आप एंटी मुस्लिम हो, जबकि मतलब मुझे भी आपकी जितना मैंने पढ़ा है सबसे लगता है कि आप एंटी मुस्लिम नहीं हो, आप सच बोलना चाहते हो, चाहे वो जैसा भी हो। वो किसी को लग रहा है एंटी मुस्लिम, वो उसकी प्रॉब्लम, आप जब सच बोलना चाहते हो भाई ये सच है, अब आपको प्रॉब्लम आपको पसंद नहीं है, तो वो इस तरह का माइंडसेट आपको बचपन से ही है कि कोई ऐसा पॉइंट आया कि जब आपको लगा नहीं मैं नहीं, मतलब बचपन से एक तबीयत रही है कॉन्ट्रारियन वाली, मतलब सब बोलेंगे ये तो हम ऐसा सोचेंगे, तो थोड़ा सा टेढ़ा सोचने वाला मिजाज तो थोड़ा बचपन से ही रहा है हमारा। तो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते थे और डिबेट्स होते थे, तो थोड़ा सा वो टेढ़ा सोचने वाला मिजाज तो था, मतलब अलग थोड़ा सा सोचो, दूसरा वाला एंगल भी सोचो, ये वाला। बट ये जो मैंने देखा है कि एंटी मुस्लिम जब लोग बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, देखिए आपको ध्रुव राठी पसंद है, क्यों पसंद है, क्योंकि वो हिंदू मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट है। आपको लेफ्टिस्ट हिंदू जो है वो आपको पसंद है, वो बोलते हैं कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितना न्यूट्रल बात कर रहे हैं, कितना सरल बात कर रहे जबकि हैं। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं होता, उनका एजेंडा होता है। तो आपको लगता है वो न्यूट्रल बात करें क्योंकि वो इधर साइड नहीं है, उधर साइड है। अगर इधर साइड सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कोई बात करे और आपको आपका ही आईना दिखाए, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, आप उसको मुनाफिक बोल दोगे, आप उसको काफिर बोल दोगे, आप उसको जिंदगी बोल दोगे, आपको बर्दाश्त नहीं होता उस चीज़। और टॉलरेंस का लेवल आप देखिए, अभी रिसेंटली हैदराबाद में एक इन्फ्लुएंसर का मर्डर हो गया, चांदी मसूद नाम से इन्फ्लुएंसर था। तो मैं देख रहा था कमेंट्स, क्यों मर्डर हुआ उसका? उसकी कुछ पर्सनल राइवलरी थी, अच्छा, फैमिली मैटर अच्छा, था, अच्छा। उसके मतलब ससुराल की साइड से साले वालों ने उसका मर्डर कर दिया। मगर बात पॉइंट ये है कि जब मैं कमेंट्स देख रहा था, तो जो कमेंट्स आ रहे थे, ये मेरे शावरमा की दुकान पे आया, इसने खाया, इसने पैसा नहीं दिया, अच्छा हुआ मर गया। एक लिख रहा है हाँ बहुत शो मारता था, अच्छा हुआ मर गया। मतलब लोगों का टॉलरेंस लेवल आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बंदा जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, आपको वो हजम नहीं हो रहा है, तो उसके मौत पर आप जश्न मना रहे हो। जश्न मना रहे हो। तो जब मेरा भी हुआ था ये 2023 में, तो जब न्यूज़ बाहर निकली थी कि 5 साल के लिए हो गया, 10 साल के लिए हो गया, तो लोग के कमेंट जो मैं बाहर बाद में देखा, ये तक भी लिख रहे थे कि अरे 10 साल 5 साल, अरे इसको तो सर कलम कर देना चाहिए था, इसको तो मार देना चाहिए था। भाई किस बात पे मार देना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि आप बोलते हो कि ये है और मैं बोलता हूँ नहीं भाई ये भी हो सकता है। और वो भी आपको पाकिस्तान की बुराई के लिए डाला गया था। हिंदुस्तानी मुसलमान चीख चीख के कहता है हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, तो इतना जब क्या बोलता दोस्ती है, है जब आपको? उसके गले पे आता है तब बोलता है हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। मुझे लगता है भारत का मुसलमान गोल पोस्ट बहुत बदलता है, सिलेक्टिव है हर चीज़ में। अब उसे आप सर्वाइवल कह लो कि मतलब तक हम गजवाए हिंद या जो भी करना चाहते हैं, कुछ लोग वो करना ले तब तक ऐसे ही रहेंगे हम। कुछ लोग उसे अल तकिया का नाम देते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है। पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि यार जो भी आप सोच रहे हो वो आपका टारगेट ही इतना बड़ा है कि उसकी होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि वो होना होता तो औरंगजेब के टाइम पे हो जाता। वो सबसे उससे पावरफुल कोई लीडर नहीं था इस देश में, और वो करना भी चाहता था, वो कन्वर्जन भी चाहता, जेन्युइनली कन्वर्जन चाहता था, पर वो नहीं कर पाया। यहाँ तक कि ईरान के शाह को उसने बोल दिया एक बार कि उसने पूछा, जो तब बगदाद में खलीफा हुआ करते थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या ड्रामा है, तुम इतना चाहते हो ख़त्म क्यों नहीं करते हो काफिरों को और बना लो इस्लामिक राष्ट्र? तो उसने बोला 10 करोड़ हैं, कहाँ से मार दूं इनको मैं? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो अभी जो 10 करोड़ से 100 करोड़ हो गए हैं, उनको आप मार दोगे? आप उनको जीत जाओगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इतना बड़ा टारगेट रखना ही क्यों जो टारगेट पूरा ही नहीं होगा? देखिए तो आप असल में आप एक यूटोपिया बनाए हो अपना और उसी में जी रहे हो। इसके ऊपर मैं एक बुक रेकमेंड करूंगा, पॉलिटिकल इस्लाम बिटवीन मिथ एंड रियलिटी, डॉक्टर अली अल नोएमी, ये एमिराती रिसर्चर हैं। इन्होंने ज़बरदस्त माइंडसेट बताया है कि मुस्लिम जब कहीं जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, उन्होंने वहाँ का कॉन्टेक्स्ट लिया कि क्यों एक्सक्लूसिव माइंडसेट बनता है।
समझते हैं कि हम इस्लाम को गालिब करेंगे, मगर ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम अपने पीक पे जा चुका हो गया, आपके अभी 50 के ऊपर कंट्री भी बन चुके हैं, अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, ये समझना ज़रूरी है। जितने एम्पायर्स पास में गुजरे हैं, जैसा रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर वापस नहीं आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। टर्किश एम्पायर था, टर्किश एम्पायर उस्मानिया रियासत, उस्मानी सल्तनत उस्मानिया सल्तनत वापस नहीं आएगी। उमैयद कैलिफेट, अब्बासिड कैलिफेट, फातिमी कैलिफेट, कर्डिश कैलिफेट, ये वापस नहीं आएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस नहीं आएंगे। मतलब ये हिस्ट्री का पार्ट है, हो चुका है। लोग कहते हैं हिस्ट्री विल रिपीट, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। मतलब हिस्ट्री का पैटर्न रिपीट होता है, हिस्ट्री का पैटर्न रिपीट हो सकता है, मगर एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती। मगर एक यूटोपिया में जो जी रहे हैं हम लोग कि नहीं, हमको खिलाफत कायम करनी है, हम लोगों को खिलाफत मिनहाज नबुवा कायम करना है, हम लोगों को ये कायम करना है, उसके लिए आप पूरा, आपके बगल में जो है भूखा मर रहा है, खुद मुसलमान आपके बगल में भूखा मर रहा है, आप 5 करोड़ भेज रहे हो फलस्तीन। ये हुआ है हैदराबाद में, आपने 5 करोड़ पैसा जमा किया फलस्तीन भेजने के लिए, बगल में आपके मुसलमान भूखा मर रहा है, वो उम्मा का हिस्सा नहीं, वो उम्मा का हिस्सा नहीं है। आप जो है कश्मीर से, आप रिसेंटली हुआ था 600 करोड़ का उन्होंने जमा शायद किया, आरबीआई ने रख लिया, तो सुना मैंने आरबीआई ने रख लिया वो 600 आरबीआई करोड़। ने रख लिए, और 5 करोड़ भी तो आरबीआई ने ही रख लिए, आरबीआई ने सीज कर लिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा क्या है कि हम- बेवकूफी है ना, मतलब हाँ। आरबीआई को पैसे तो पकड़ा इसमें रहे हैं। आप एक जी रहे हो, एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो, और आपको लगता है हम इतनों को कन्वर्ट कर देंगे, इस्लामिक कंट्री बना और देंगे, इस्लामिक झूठ रियासत और बना देंगे। झूठ लगातार झूठ। जैसे अगर मेरे से मिल रहे हो, आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हो, आप झूठ बोलोगे मुझसे दबा के कि अरे हम तो भाई हैं, अरे हम, आप कभी नहीं बोलोगे कि मैं, जो मैंने सुना है कई बार कि कुछ, सभी का तो नहीं पता, पर कुछ मस्जिदों में शायद ये भी होता है कि ऊपर वाले हमें यहूद, हनूद और नसारा पे फतह अता कर। आपको तो पता होगा जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा होता है। तो यहूद मतलब हो गए यहूदी, हनूद माने हिंदू, नसारा माने क्रिश्चियन, कि हमको इन तीनों पे फतह दिलवा। क्यों भाई, किस बात की फतह एक चाहते मस्जिद हो? में मैं जुमा पढ़ने के लिए गया जी, जमात इस्लामी की मस्जिद थी, टाइम था 2-2:30 बज रहे थे, तो मुझे मिला नहीं, चलो मैं चले गया नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आजकल ये यहूदियों का और मुशरिकीन का अलायंस बना है। खुल के बोलो ना, हिंदू क्यों डर क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं कि यहूदियों का और मुशरिकीन का इत्तेहाद हो रहा है, और अनकरीब जो है दज्जाल आएगा, फिर मेहदी आएंगे। अरे भाई, आप पब्लिक को हमेशा इसमें एक और एंड रिजल्ट वही हिंदू बाबाओं वाला कि पैसा दो, पैसा दो, हम करेंगे काम। हाँ, एंड रिजल्ट ये कि मतलब इनसे डरो और मुझे पैसा दे दो। मुझे पैसा दो। भाई आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई जैसे प्रॉफेट यूसुफ थे, उन्होंने एक नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट के अंडर में काम किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस एडवाइजर थे, बाद में मिनिस्टर बने। आप ऐसा भी तो एग्जांपल दे सकते हो, आप दूसरे एग्जांपल भी दे सकते हो, मगर ऐसा नहीं। हमेशा से आप ये बताओ कि ये इनके साथ स्प्लिट, इनके साथ स्प्लिट, इनके साथ स्प्लिट, इनके साथ स्प्लिट। भाई इंसान जब सबके साथ स्प्लिट में रहेगा तो सबसे पहले वो विक्टिम अपने आप को फील करना शुरू करेगा। 100%। आपकी तरक्की को देख के मुझे लगेगा कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, मेरी तरक्की मुझे परसू करनी है। तो इसमें ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब दूसरा जो आप पूछ रहे थे ना, ग़ज़वा-ए हिंद का मसला, ग़ज़वा हिंद के ऊपर मैं एकदम क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि सऊदी के एक बहुत पुराने स्कॉलर रहे 1990s के, उनका नाम था अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी। वो अल्बानिया के थे ओरिजिनली, बट सऊदी में रहते थे। उन्होंने पूरा एनालाइज़ किया इस हदीस को, और इनफैक्ट दूसरे भी स्कॉलर्स गुजरे हैं, अभी भी है, जैसे शेख वसीउल्लाह अब्बास करके हैं जो मक्का के मुफ्ती हैं। इन लोगों ने इसको एनालाइज़ किया और कहा कि ये जो ग़ज़वा हिंद की बात कर रहे हो, इट्स अ वन टाइम थिंग। ऐसा नहीं है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है ये बोलते हैं ग़ज़वा हिंद होने वाला है, जब जब भी जंग होती है कहते हैं ग़ज़वा हिंद होगा। ऐसा नहीं, रिपीटेड नहीं है, एक बार होगा, और उन्होंने कहा हो गया, उन्होंने कहा हो गया, अभी नहीं होगा, फ्यूचर में कभी नहीं होगा। हिस्टोरिकली उन्होंने बताया, मोहम्मद बिन कासिम जो तकरीबन 4000 का लश्कर लेके आए थे खैबर पुख्तूनख्वा, हाँ खैबर पुख्तूनख्वा से लेकर वो आए थे, उन्होंने बोला वही इंसिडेंट है। वो भी कंफर्म नहीं है, वो कहा कि लगता है कि हिंद की तरफ तो फ़ौज एक ही थी, अरब की और कितनी फ़ौज है, वही आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये फ़ौज है और ये हो चुका है, ये अभी होने वाला नहीं है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि भाई ये चीज़ होने वाली नहीं है, जो हो गया हो गया, ख़त्म, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, अब उसको क्लोज करिए, अब आप आगे बढ़िए। अब आप क्या कर सकते हैं आगे वो देखिए। अब आप उसी में जी रहे हो, नहीं ग़ज़वा हिंद होगा। एक मेरे साथ पाकिस्तानी थे वहाँ पे सऊदी अरब में, तो आके मुझे कहने लगे बस इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह आपका हमारा घर पड़ोस पड़ोस में रहेगा। मैं बोला अच्छा पड़ोस पड़ोस में रहेगा, किस बात पे बोल रहे हो? कहने लगे ग़ज़वा हिंद होगा। भाई जब ग़ज़वा हिंद वाली हदीस बनी थी उस टाइम पे पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। तो अगर आप कंसिडर भी करेंगे ग़ज़वा हिंद को, तो शुरू तो पाकिस्तान से होगा फिर उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल पे बैठ के जर्नलिस्ट बातें करते हैं कि जब ग़ज़वा-ए हिंद होगा तो कौन सी हीरोइन को हम वो बनाएंगे, माले गनीमत बनाओगे। लड़के पूछ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, ग़ज़वा हिंद होगा तो मैं इंडिया की किस दुनिया में, किस दुनिया में जी रहे। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, तलवार और शलवार के अलावा इनके पास है नहीं कुछ। अच्छा तलवार और सलवार तो ठीक, वो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही, इसी के आसपास पूरा घूमता है मामला। आप कहते हो कि आप जो है वो जनसंख्या बढ़ा के दुनिया पे अपना राज करोगे, वो तब तक जब तक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज अ मेक बिलीव आइडिया।
इट्स नॉट अ रियल आइडिया। आप समझ रहे हो ना? आप कहते हो मैं जनसंख्या बढ़ा के राज कर लूंगा। इलॉन मस्क 1 लाख रोबोट खड़ा कर देगा, बोलेगा मारो गोली सालों को, लड़ लो रोबोट से उसके। आप क्या बात करते हो? आप किससे लड़ोगे जनसंख्या बढ़ा के? जनसंख्या बढ़ा के दुनिया को बदलने की सोच बहुत ही ओछी और छोटे लेवल की सोच है। आप सलाहियत नहीं है इस सोच में, ये चलेगी नहीं। आप मुझे मारने आओगे, आप डेमोक्रेसी में देश पे कब्जा करने लग जाओगे, रोबोट से आर्मी खड़ी कर दूंगा। आपकी कितनी जनसंख्या, क्या लेके आओगे आप लड़ने के लिए मुझसे? सबसे पहली बात, न्यूक्लियर बम मेरे पास हाँ, क्या नहीं है मेरे पास लड़ने के लिए? मैं हिंदुओं को साइड कर देता हूं, मैं यहूदियों की बात करता हूं, मैं अमेरिकन की बात करता हूं, क्रिश्चियंस की बात करता हूं। क्या है आपके पास जो डर जाएंगे आपसे? अभी क्या है मुझे बताओ जो डर जाएंगे? आपको आज तक नोबेल में, फिजिक्स में, साइंस में 1-2 मिले हैं नोबेल आपको। जब आपका पीक था तब आपने किया अच्छा काम, विदाउट डाउट अच्छा काम किया आपने। जब उस्मानिया रियासत जो भी, स्पेन में भी थे, स्पेन में भी थे आप, जब आपका पीक चल रहा था यहाँ पे जो बगदाद में, बाय द वे बगदाद में काफिरों को बुला के पढ़ाई करवाई जाती थी। अरे हिंदू तो गए थे। हाँ, और वो काफिर रहता था, कन्वर्ट नहीं होता था वो, नहीं होता क्योंकि था। वो इतना ओपन हुआ करता, तब हाँ, जाके इतने बड़े बड़े लोग निकले थे। ये बहुत पते की बात आपने कही। हाँ, तो ऐसा नहीं हवा में नहीं हुआ है कि भैया इस्लाम बहुत पीक पे, ऐसे ही नहीं पहुंचा, बहुत ओपन थे इसलिए पहुंचा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? तो इस बात को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप पता नहीं किसी मुगालते में जीते रहो, 2-4 लोगों को छुरा मार लो, भाई यही करोगे और क्या करोगे? ये जो आप कह रहे हैं ना अभी के मुंह पे एक बोलते हैं, पीछे एक बोलते हैं, तकिया करते हैं, तो डेमोक्रेसी भी जो है ना ये तकिया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेमोक्रेसी के बारे में खुद मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात इस्लामी के बड़े बड़े स्कॉलर जो गुजरे, जैसे डॉक्टर इसरार अहमद है, कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये इंसान का बनाया हुआ निज़ाम है, कुफ्र है। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने अरे छोड़ो, वहां कहां कुफ्र है। हमारे नदवी ने बोल दिया। हाँ, यहाँ पे बोला। अब आप ये देखिए, ये मौदूदी जो थे जमात इस्लामी के फाउंडर, इन्होंने बोला डेमोक्रेसी कुफ्र है, मगर बाद में खुद जाके फातिमा जिन्ना को वोट दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो लोगों का ट्रस्ट कैसे आएगा? और तकिया वाला जो आपने पूछा है सवाल, मतलब जो मेंशन किया है आपने, तकिया ओरिजिनली जो अगर आप देखेंगे ना, ये बगदाद वगैरह के टाइम पर ये शिया का बिलीफ था, ओरिजिनल बिलीफ था। क्योंकि उस टाइम पे शिया सुन्नी की बहुत जंगें चलती थी। तो शिया जो है वो 3 जो बड़े बड़े सहाबा हैं, जो कंपेनियंस हैं, उसको मुसलमान नहीं मानते। जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान हो गए, और प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ है हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा, इनको वो मुसलमान नहीं मानते। बट सर्वाइव कैसे करेंगे जब वो सुन्नी गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे? तो वहाँ पे वो तकिया करते थे, उनके सामने वो तारीफ़ करते थे, और फिर बंद कमरे में वो तबर्रा करते थे, तबर्रा यानी कि लानत भेजते थे। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तकिया वाला। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो रिसेंटली कुछ वीडियोस भी आते हैं, उसमें बोल रहे थे कि भाई हो सकता है कि इंडिया का मुसलमान जो प्रो बीजेपी बात कर रहा है वो तकिया कर रहा होगा, मगर वो तकिया इतना डेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि तकिया का जो मेन कोर रिजल्ट है अपनी जान बचाना है। तो जान जोखम में डालने को तकिया नहीं कहते। और दूसरी बात कि गुड पॉइंट। और दूसरी बात यह है कि ये शिया बिलीफ है, तो अगर ये प्रेवलेंट होता तो अब तक ये लोग तकिया कर चुके होते। जो मेजॉरिटी सुन्नी है हमेशा अपोजिशन में ठहरे रहते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालिफत में ठहरे रहते हैं। मगर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी या जो राइट विंग के सर्कल्स हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग वाकई में तकिया करके घुसे हैं, जो अपने क्लोज डोर में अलग बात करते हैं और फिर फ्रंट में अलग बात करते हैं। तो ये हमने खुद पर्सनली भी देखा है। मुफ्ती वजाहत कासमी भी एग्जैक्टली यही बोल के गए मेरे शो पे। वो बोल के गए कि ये जब मैं इनसे बात करता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ कि तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू ही थे, तो वो गुस्सा होते हैं, मुझे कहते हैं तू तो मुनाफिक है, ये वो दुनिया भर का। लेकिन जब वो टीवी बैठते हैं तो वही बातें करते हैं, हमारे पूर्वज भी हिंदू थे और ये थे और वो थे। अब आप देखिए, बाज़ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको सरकार अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है पब्लिक स्पेस में, चाहते हैं पब्लिक स्पेस में सरकार के पैसे पे जाएंगे, सरकार के मोटिवेशन से जाएंगे, मगर अकेले में बैठेंगे तो फिर वही सरकार के बारे में बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। मुझे लगता है ये तो ह्यूमन हैबिट्स हैं। क्या कहते हो? मुझे लगता है हिंदुओं में भी ऐसे लोग होंगे जो यही करते होंगे। ये तो ह्यूमन हैबिट तो है, ह्यूमन हैबिट है। मगर मैं ये कहता हूँ कि जब आप दावा ये कर रहे हो कि वी आर द बेस्ट पीपल ऑन अर्थ, नहीं, बेस्ट पीपल नहीं, अगर आप ये दावा कर रहे हो कि मैं तो ऐसे पैसे पे लानत भेजता हूँ, हाँ, अब ये पॉइंट है कि भाई मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो हिंदू बाबा को भेजा, वो तो खुशी खुश जाएगा, हाँ क्या मजा आ गया, सरकारी पैसे मिले। वो ये नहीं बोलेगा लानत है ऐसे पैसों पे। हाँ, जो बोले लानत है, ठुकराता हूँ, लात मारता हूँ, वो अगर करे तो दुखद है, ये ठीक नहीं। नहीं, जब आप कह रहे हो कि हम बेस्ट हैं, हम पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए आए हैं, हम इसके लिए, फिर एट द सेम टाइम आप ये डबल रोल करोगे तो फिर जाहिर सी बात है आप पे तो सवाल उठेगा। मैं ना जैसे इस्लाम में घुसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत डिस्कशन कहीं और से पॉलिटिकली रखते हैं। ठीक है, एक आपकी डिस्कशन हो रही थी उसमें बहुत जी देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब 70-80 साल पुराना वाकया अभी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म जो है इंडिया के अंदर फैला है।
मौलाना अरशद मदनी साहब जो है 16 अगस्त 1946 को होने वाले डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्यों नहीं बात करते, जिसमें मुस्लिम लीग ने हिंदुओं का कत्ल किया था बंगाल में। और फिर जो है अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग किया था और ट्राइबल्स को, मिलिशियास को वहां पे मोबिलाइज किया था, और ये सब इस्लाम के नाम पे हुआ था। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ, हमारे इस्लाम की किताबें इसके अंदर इस्तेमाल हुई, तो कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो 70 साल पुरानी बात कही है इसके अंदर ये चीजें क्यों मेंशन क्यों नहीं की। और एक बात यह है कि इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट पनपता है इसके ऊपर कभी मौलाना अरशद मदनी साहब ने बात क्यों नहीं की। हाल ही में शमाइल नदवी साहब का एक वीडियो काफी मशहूर हुआ जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आता है, शरिया हमारे लिए पहले आती है। तो इस तरीके के माइंडसेट के ऊपर हमारे मौलाना साहब, हमारे अरशद मदनी साहब क्यों नहीं बात करते। मौलाना मदनी ने जो बहस इस मुद्दे पे आप लोग कर रहे हो वो ये है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सिर कुचल दिया गया होता तो देश तबाह होने से बच जाता। तो मौलाना मदनी को अगर डायरेक्ट एक्शन के बाद कुचल दिया गया होता, हाँ, या 1947 के दंगों के बाद सांप्रदायिक तो कुचल दिया गया होता, तो इतना सिलेक्टिव है ये बुड्ढा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर कुचल दिया गया होता, मतलब डायरेक्ट एक्शन के बाद ना कुचला गया होता, हाँ, 1946 47 दंगों के बाद ना कुचला गया होता, हाँ। लेकिन जो हमने किया वो तो सदाकत है भाई साहब। हम जो करें वो बेस्ट है, क्योंकि हम बेस्ट लोग हैं दुनिया में, तो हम जो करें वो बेस्ट है। अगर हम आपको, जैसे उदाहरण में कई लोगों से दे चुका, एक बार और देता हूँ आपको। एक हमारे मित्र थे, हैं अभी भी कह लीजिए आप, उन्होंने एक महिला का अच्छे से इलाज किया, ठीक है, महिला ठीक हो गई, वृद्ध महिला थी, तो उनसे मिलने गई, तो मिल के उन्होंने उस डॉक्टर साहब से कहा कि आप मुसलमान बन जाइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि आप दोजख में जलेंगे। अगर आप मुसलमान, बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर आप मुसलमान बन जाते तो आप जन्नत जाएंगे, समझ लीजिए आप। तो मतलब अच्छाई का पैमाना ही यही है कि आप मुसलमान बन जाइए। इस पे मैं आता हूँ, मैं भी आता हूँ, ये पॉइंट मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा मैं। हाँ। तो पहला जो अरशद मदनी साहब ने जो बोला है कि सांप्रदायिक जो एक्सट्रीमिज़म था इसको अगर उस टाइम पे ही कुचल देते हैं। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट पे बात कही और जो होस्ट थी उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप तो मैंने कहा कि इंडिया में सेक्युलरिज्म उस टाइम तक रहेगा जब तक हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा। तो गिरेबान में हमको झांकने की ज़रूरत है। आप सामने वाले को तो बता रहे हो कि भाई एक्सट्रीमिज़म बढ़ गया, गांधी के बाद जो है, उनकी हत्या के बाद जो है आपको बंद कर देना चाहिए था, बैन कर देना चाहिए था। भाई आप थोड़ा सा ये भी देखिए, सीरिया में कुछ होता है, इराक़ में कुछ होता है, कौन अपना घर बार छोड़ के जाते हैं वहाँ लड़ने के लिए? दूसरे धर्मों में आपको नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। तो हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम प्रॉब्लम को जानते बूझते भी आँख बंद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आज दुनिया को दिक्कत इसी चीज़ से है कि आपको पता है हर चीज़, फिर भी आप चुप बैठ जाते हैं जब अपना मसला आता है। तो सामने वाले को तो आप, जैसे मैं अभी बता रहा था इसी रूबी का लियाकत वाले प्रोग्राम पे, कि उंगली उठाने को तो आप उठा सकते हो, मगर ये भी देखिए कि भाई 3-4 उंगली तो आपकी तरफ ही पलट के आ रही हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, जो आज बहुत बड़ी मिसिंग चीज़ है। आप 10 बातें कहेंगे, मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई आरएसएस के बारे में बोल के दिखा दो, आप बजरंग दल के बारे में बोल के दिखा दो, वीएचपी के बारे में बोल के दिखा दो। मैं बोलता हूँ भाई जिस धर्म का होगा उस बारे में बात करेगा। मैं जिस धर्म को बिलोंग करता हूँ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम जहाँ होंगे, मैं रिफॉर्म्स की बात तो उस धर्म की करूँगा, मैं दूसरे की मैं क्या करूँ? मेरे सिख दोस्त हैं, वो खालिस्तानियों के ऊपर बोलते हैं, तो जो जिस समुदाय का होगा वो उस पर बात करेगा। अब जो दूसरा आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान बन जाओ तभी आप जन्नत में जाओगे, देखिए मेरा पर्सनल बिलीफ ये है, और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा में होता है मालिकी यौमिद्दीन, कि भाई वो यौम दीन का मालिक है। तो भाई छोड़ दो ना उसके ऊपर, वो डिसाइड कर लेगा, उसकी मर्जी है, उसको कहाँ जन्नत में डालना है, जहन्नम में डालना है, इट्स हिज डिपार्टमेंट, उसका काम है। आपको जो दुनिया में करना है आप करिए, आपको जो ह्यूमन राइट्स आप वायलेट मत करिए, किसी का हक मत मारिए। देखिए हुकूक अल्लाह एक होता है, मतलब गॉड का राइट, एक होता है ह्यूमन राइट। गॉड का अगर राइट मिस भी होता है तो देयर इज़ अ चांस कि आप छूट सकते हो, मगर ह्यूमन राइट में आप छूट नहीं सकते। आप बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ कर रहे हो, मगर खुद के भाई की ज़मीन आप हड़पे हुए हो, आप जो है लड़की का हक नहीं देते। बिल्कुल, मैं कई बार मैं कहता हूँ, देखिए आप एक काम, आप तो खुद गए भी होंगे, आप अजमेर शरीफ चले जाइए, आप ये निज़ामुद्दीन औलिया में चले जाइए जो दिल्ली में है, और आप किसी मंदिर में चले जाइए जी, आपको सेम हरकतें करते हुए लोग मिलेंगे कि अरे इधर आओ, इतना चढ़ाओ, ये करो, ये धागा बांधो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सेम टू सेम हरकतें करते हुए लोग मिलेंगे आपको जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोच वही है, थॉट वही है, कन्वर्ट हो गए, इसलिए कुछ और सोचते हैं। अदरवाइज ये इधर कुछ ऐसे, इधर भाई या तो अलग होता ना। मैं तो चाहता था कि भाई एकदम, मतलब ऐसे दुबई में मैं गया हूँ, बहरीन गया हूँ, कतर, जैसे वहाँ की मस्जिदों में होता है, आप जाइए, आप घूमिए, निकलिए वहाँ से, होगी बात खत्म, है ना। वहाँ कोई नहीं होता अरे आइए यहाँ चढ़ाइए भाई साहब फटाफट।
हमारे यहाँ होता है, जगन्नाथपुरी चले जाइए आप कहीं किसी हिंदू मंदिर में चले जाइए, बड़े से बड़े मंदिर में आपको एक पंडा होगा जो पटाएगा, जाइए यहाँ 200 यहाँ चढ़ाइए, 500 यहाँ चढ़ाइए। इन मज़ारों में चले जाइए, हर जगह होता है, आइए यहाँ 200 चढ़ाइए, यहाँ 500 चढ़ाइए, यहाँ धागा मज़ारों का बांध आपने लीजिए। जिक्र किया तो एक मैं छोटा सा जी। चुटकुला सुना देता हूँ यहाँ पे। एक बंदा जो है उसने मज़ार बनाई अपनी, बहुत फेमस है ये स्टोरी है। मज़ार बनाई, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, करके जो है चंदे लेना शुरू कर दिया। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद उसका जो गुरु था उसने जो फ़ोन किया करके पूछा कि अरे तू मतलब तूने अपने खुद का बना के शुरू किया, तो वो है किसकी मज़ार पहले ये तो बता। तो बोलेंगे कुछ नहीं भाई, मेरे साथ जो खच्चर था वो मर गया, तो मैंने उसको दफन ना दिया, उस पर मैंने थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा लगा दिया, हरा कपड़ा। लोग आना शुरू हो गए, पैसे देना शुरू हो गए, तो मैंने समझा भाई चल रहा है तो चलने दो। तो वैसे आप बताओ, आप जिस मज़ार पे बैठे हो वो क्या है? तो कहेंगे कि जो खच्चर तू लेके गया था ना उसकी माँ की खबर है। तो ये आज से नहीं, हाँ। बहुत टाइम से चल रहा है, लोगों के लिए ये फ्री मनी है। नहीं, पर ये भी है ना, जैसे क्यों मज़ारे सक्सेसफुल है? क्योंकि मैं हाथ में मेरा संगठन, मेरे लोग तलवार उठा लेंगे और आप खुदाई करवा के देखना चाहोगे खच्चर है कि क्या है। हाँ। आप सच नहीं जान सकते हो, तो पहले तो मेरा झूठ मजार है मेरी, और उस मजार की रक्षा के लिए मैंने अपने से हथियारबंद लोग रखे हुए हैं। हाँ। कोर्ट है मेरे आप पास, सवाल उठाओ, फिर हथियारबंद मुंह के लोग हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के लोग हैं, भर भर के हमने लोग इकट्ठा कर रखे हैं। पैसा है, मजार के जो माल आया हुआ है, आप उसकी सच्चाई नहीं जान सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप जानने चलोगे हम आपको देख लेंगे। और रेवेन्यू बहुत है। फिर ऊपर से बड़े बड़े मतलब जो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपके कदमों में आके बैठेंगे। इससे बड़ा पावर क्या चाहिए आपको? मैं भी सोच रहा हूँ बाबा बन जाता हूँ साला। क्या बोलते हो ना, बढ़िया एकदम से, मतलब है ना, जो आपको जो अकेले रहने से जो फीलिंग आती थी ना, रियलाइजेशन होती थी, जो भारत में जो हमारे उपनिषद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं या वेद लिखे गए हैं, ऐसे ही लोगों ने लिखे हैं। अच्छा। जब वो जंगलों में जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मतलब ये संसार में मज़ा नहीं आ रहा, इसीलिए हमारे यहाँ पे हिंदुओं में है ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा। तो धर्म मतलब कि बचपन में आपने धर्म की शिक्षा ली, अर्थ मतलब पैसे कमाए, काम मतलब सेक्स करके बच्चे पैदा किए, फिर मोक्ष के लिए आप जंगल चले गए। तो आपके 4 आश्रम है जीवन के। अच्छा। कि आपने धर्म किया, अर्थ किया, काम किया और मोक्ष के लिए निकल गया। तो ये जितने भी उपनिषद लिखे हैं सब मोक्ष वालों ने लिखे हैं, क्योंकि वो जैसे ही जंगल को गए सब छोड़ छाड़ के, वही रियलाइजेशन हुई उनको कि यार आसमान में इतने तारे क्यों हैं, समझ रहे हो? तो वो सोच के फिर वो लिखना, जैसे आर्यभट्ट हैं, महर्षि सुश्रुत हैं जिन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी, आर्यभट्ट ने शून्य की चर्चा की थी। ऐसे आपको लाइन लगी है जो अलग अलग लोग मिलेंगे। यहाँ तक है कि जो अरबों ने जो अलजेब्रा लिखी है, हाँ। वो क्रेडिट देते हैं भारत को। हाँ, अभी भी देते हैं वो कि इनसे हमने अलजेब्रा उठाई है। बिल्कुल। गोरों ने हमको क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि उनको डर लगता था कि इनको क्रेडिट देंगे साले वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, सर पे नाचेंगे। तो अरबों ने तो हमें क्रेडिट दिया प्रॉपरली, कि उन्होंने बोला नहीं इनके, इनसे सीखा हमने। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी यूएई के एयरपोर्ट पे। अच्छा। जो शेख खड़ा था, जो लाइन जो बुलाता नहीं, अब आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो उनको जॉब उन्हीं को देते हैं, जो उनके ओरिजिनल लोग होते हैं, उनको ही मिलती है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। हाँ, तो जो रिस्पेक्ट वो मुझे दे रहा था वो उसने पाकिस्तानी को नहीं दी। बिल्कुल। जबकि वो मैं उसको दिख रहा हूँ कि मैं मतलब मुसलमान नहीं लग रहा हूँ शक्ल से, ठीक है। पाकिस्तानियों को वो ऐसे मतलब ऐसे ले रहा था उनकी, और मुझे उसने बहुत रिस्पेक्टफुली, प्लीज सर प्लीज कम दिस वे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब बताओ, ये जो हमारे देश में जो रोना रोया जाता है उम्मा का, वो यहीं खत्म हो गया, यहीं आते ही खत्म हो गया। यूएई के एक शेख ने मुझे बता दिया कि यू आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू मीन बिजनेस एंड दिस लूजर विल टेक जॉब, आई विल कंट्रीब्यूट एंड दिस विल टेक माय जॉब। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी दिक्कत ये है, खुद पाकिस्तानी ने बताया था कि ये जिस कंट्री में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ के रिसोर्सेज पे क्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे सऊदी अरब में लोग आते थे तो खुद पाकिस्तानी मुझे मुंह पे बोलते थे कि भाई हम इतने साल से यहाँ पे हैं, ये तो उम्मा का वेल्थ है, ये तेल उम्मा का है, सऊदी कब्जा करके बैठे हुए इसके ऊपर। भाई सब मेरा उन्हें थप्पड़ मार दो ऐसे सब। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ रहेंगे तो वहाँ के उम्मा का तेल है ये। इंडियंस का क्या होता है, इंडियंस का फंडा क्लियर है, क्योंकि देखिए इंडिया के पास या हिंदुओं के पास ग्लोबल उम्मा का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो अगर आप दुबई में कमाइए या सऊदी अरब में कमाइए या अमेरिका में या यूरोप में, आपको यही लगेगा कि चलो भाई, या तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी करूँगा और जिस कंट्री में रह रहा हूँ मैं यहीं पे खर्च करूँगा, या तो फिर मैं जाऊँगा तो अपने कंट्री में प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे बनाऊँगा, कमाएंगे वापस आ जाएंगे, ठीक है, दुबई में भी कमाएंगे, सऊदी में कमाएंगे, वापस आ जाएंगे। भाई इनका वैसा नहीं होता, ये सालों साल वहाँ पे रहेंगे और फिर क्लेम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अरबों को डर भी लगता है इन लोगों से, ज़्यादा हो गया, कहीं ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्लेम करना शुरू करता है। इंडिया के सलमान नदवी ने भी बोला था एक बार, सऊदी अरब के तेल के कुएं ये सब उम्मा का है, ये कब्जा करके बैठे हैं। तो माइंडसेट से बोलो एक बार सऊदी जा तू, ये बोलने के बाद हाँ 100 करोड़ की सजा मिलती है ना, तेरे को जरूर मिलेगी वो। तो इनकी दिक्कत ये है कि ये
धीरे धीरे करके जो है ना कब्जा लेने की कोशिश करते हैं। तो वो इंडियन का वो सिस्टम नहीं होता, उनको पता भी है। और इंडियंस देखिए दुबई वगैरह चले जाइए, सऊदी में भी चले जाइए, इंडियंस कंट्रीब्यूटर्स हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं। इंडिया के लोग देते भी हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। पाकिस्तानियों का ये होता है कि देखिए हर 2 नंबर काम में वहाँ पे है। सऊदी अरब में जब जेल में भी था तो हमारा जो गार्ड होता था, सुल्तान नाम था उसका, तो चिढ़ता बहुत था वो पाकिस्तानियों से। एक अच्छा। बार मैंने पूछा, मैं विजिट पे गया था, वापस आ रहा था, गेट के पास बैठा, तो मैंने पूछा क्या है रीज़न, तो बोलने लगा कि उसका कज़न मर गया, शबू पीकर है, शबू ड्रग आता है, MDM भी बोलते हैं उसको, तो वो पीकर मर गया और उसको सप्लाई करने वाला पाकिस्तानी था। और जितने जो गल्फ में ड्रग सप्लाई होती है ये लोग ही करते हैं, अफगान और पाकिस्तानी, इसलिए वो बहुत चिढ़ता था हम लोगों से। तो ये भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न, और एक बात मैं आपको पता की बताता हूँ, अरब जो होते हैं ना, सऊदी या ये लोग, अपने घर में पाकिस्तानी को ड्राइवर नहीं रखेंगे, अच्छा। एज ए पर्सनल ड्राइवर ये नहीं रखते। सऊदी में जाके देख लीजिए, पाकिस्तानी को नहीं रख, ठीक है, नेपाली को रख देंगे, इंडियन को रख देंगे, मलयाली को रख देंगे, साउथ इंडियन जो होता है, बट कभी ये लोग जो है पाकिस्तानी को ड्राइवर नहीं रखते। क्योंकि इतने इंसिडेंट्स हुए हैं इनके। तहरुश का केस, तहरुश का बहुत फेमस केस है वहाँ पे। क्या है तहरुश का मतलब ये है कि थोड़ा सा वो फ्लर्टिंग करेगा, धीरे धीरे फिर उसके साथ उसके बेडरूम में एक्सेस लेने की कोशिश करेगा। अच्छा। तो ये उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इसलिए जो है वो उनको दूर रखते हैं। और कई अरबों ने खुद बोला है भाई हम इनको रखते नहीं हैं। अच्छा, इसमें कितना सच है कि वो गर्दन वर्दन काट देते हैं अगर लड़की के साथ मिल गया, अरब लड़की के साथ मिल गया तो, गर्दन चाहे का मुसलमान ही हो? हाँ, गर्दन उसमें भी कैसा होता है देखिए, एक होता है लोअर कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। तो मोस्टली जो गर्दन वाली सज़ा जो देते हैं, हाथ काट दो, गर्दन काट दो, ये लोअर कोर्ट देता है। उनके पास अपील का भी टाइम होता है, तो फिर वो अपील भी करते हैं, 7 जजेस बैठते हैं, फिर उसको कन्वर्ट भी कर देते हैं कि नहीं गर्दन काटने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा बढ़ा दो, या फिर हाथ काटने की ज़रूरत नहीं है, सज़ा बढ़ा दो। तो वो चेंज होता है वो, फिर वो दूसरे पर शादी नहीं करने देंगे अगर कोई भारतीय मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान किसी अरेबियन लड़की से उसका अफेयर चलता है तो शादी कर सकता है? इतना इजी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसको पहले वहाँ का जो लोकल गवर्नर होगा उस रीजन का, मिसाल के तौर पे मुझे, और माँ बाप रेडी नहीं है तब तो नहीं हो पाएगा। माँ बाप नहीं है तो नहीं। असल में क्या होता है कि आपको बहुत केसेस भी हुए हैं, लोगों ने शादी की है तो पहले आपको गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, तो फिर गवर्नर अप्रूव करेगा कि हाँ ये मेरे रीजन की लड़की है सऊदी, अब ये खारजी के साथ शादी कर सकती है। खारजी क्या होता है? एक्सपैट्रिएट, बाहर वाला। अच्छा, खारजी मतलब, खारिज शब्द तो वही हुआ ना, खारिज जो खारिज किया जा सके। आउटसाइडर। अच्छा, खारिज मतलब आउट, मतलब बाहर, हाँ आउट ना, वही कि इसको खारिज किया जाता है। खारिज किया जाता है। ओहो। तो आउटसाइडर, खारजी मतलब आउटसाइडर। अच्छा। तो कहते हैं कि इसे शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो अप्रूवल देगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं देते, उल्टा लड़की को कन्विंस करते हैं कि तुम क्यों कर रही हो, सऊदी में इतने लड़के हैं, इतने लड़के कुआने बैठे हैं, तुम यही करो, आपस में करो। इस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं। अगर वो लड़की बोली नहीं मुझे करना ही करना इससे है, और लड़की के माँ बाप ने मना करे तो भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मतलब माँ बाप अगर मना करेंगे तो नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि कर सकते। बाप का वली बोलते हैं बाप को, तो बाप का अप्रूवल होना जरूरी है। अच्छा, इसीलिए औरंगजेब को वली बोला जाता है भारत में? नहीं, वो वली अलग है। अच्छा, औरंगजेब कौन सा वली है? ये वली वो औलिया वाले वली, ये जो दरगाह वाले वली। अच्छा, औरंगजेब 2 वली होते हैं। वली मतलब गाजिन, हाँ। मतलब एक बाप हो गया या भाई हो गया या जो भी है उसको देख रेख करने वाला, एक वो वाला वली, उसको भी वली बोलते हैं। दूसरा वली का एक्चुअल मतलब है फ्रेंड, तो इनको बोलते हैं वली अल्लाह। वली अल्लाह मतलब द फ्रेंड ऑफ अल्लाह। अच्छा। औरंगजेब को फ्रेंड ऑफ अल्लाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने इस्लाम को फैलाया और फिर जो है यहाँ पे मतलब इन्होंने बहुत खिदमत की। तो आप देखेंगे बहुत सारे जो मज़ार भी हैं इंडिया में, जैसा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं अजमेर पे? क्योंकि उन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया। बिल्कुल। और उनके बारे में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, खैर मैं तो ये सारी चीज़ में बिलीव नहीं रखता हूँ, मगर ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं उनकी कि वो एक सलाम ऐसे फेरते तो 90,000 हिंदू मुसलमान हो जाते थे, ऐसे फेरते तो 90,000 हिंदू मुसलमान हो जाते थे। वो जब ऐसे फिरते थे तो वहाँ पे तलवार लेके लोग खड़े हो जाते थे, उनको उनके इसमें इशारा मिल जाता होगा कि कर दो इनको, तो तुरंत 90,000 हो जाते होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग सुनाते हैं। जो दरअसल क्या है, लोग इसलिए भी जाते हैं मज़ारों पे, कहते हैं आज तुम मुसलमान उनकी बदौलत हुए हो। अगर वो नहीं आते, वैसे मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे सिस्तान से, ईरान से। मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी का सिपाही था। अच्छा। गौरी की सेना में शामिल था वो। और यहाँ तक भी कई लोग उस पर संदेह करते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर कि उसने ही पृथ्वीराज चौहान की गौरी हत्या नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ा हुआ था। तो चिश्ती ने कन्विंस किया कि क्या बात कर रहे हो, ये गाजी कैसे कहलाओगे अगर इसको नहीं तुमने मारा तो। देखिए आपको 2 टाइप के मिलेंगे मज़ार जो आप बता रहे हैं ना। एक वो जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे और उन्होंने मोटिवेट किया रूलर्स को कि अब एक्सपेंशन करिए, ठीक है, वो हमारे लिए वली बना दिए गए हैं, ये हमारे बना दिए गए, दैट्स अ गुड बना दिए पॉइंट। गए। और दूसरे वो जो वाकई में वो बिल्कुल जंगल वाले, वो जंगलों में जाते थे, वहीं इबादत उनकी करते बहुत थे। जैसे फरीद हैं वहाँ उतना पाकिस्तान नहीं में चलता उनका, जो फरीद साहब हैं, बुल्ले शाह हैं, हाँ, बिल्कुल उतना उनका नहीं चलता। आपको पता है बुल्ले शाह की मज़ार पे बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं कि बंद करो ये ड्रामा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा ये।
आपको ये बात पता है, नहीं पता आपको? हाँ चलता है वहाँ पे शायद 11-12 हमले हुए बुल्ले शाह की मज़ार पे। जी। लिटरली मतलब खुदकुश हमले तक हो जाते हैं कि ये बंद मज़ार नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम में अलाउड हमारे नहीं है। हैदराबाद में भी 2 बाबाओं की मज़ार है, काफ़ी फेमस मज़ार है, यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा। उनके बारे में कहते हैं कि जब ये आए थे तो कभी कुछ कम्युनल राइट्स हो गए थे। जब कम्युनल राइट्स हो गए थे, हिंदू मुस्लिम की कुछ चल रहा था मसला, तो यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा घोड़ों पे फरिश्तों के साथ आए थे, तो हिंदू डर के भाग गए थे। तो आप देखिए, मैं बोलता हूँ कि आप लाख जो है मॉडरेट सेकुलर बताइए, मगर आप जिस मज़ार पे जा रहे हो, आप उनको इसलिए जा रहे हो क्योंकि उनकी वजह से आप मुसलमान हो रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य पता है किस बात पे होता है कि तैमूर जो लंग था, ये तैमूर लंगड़ा जो था, जब वो भारत आया था 1293 में शायद, ठीक है, तो उसने इसी लोनी में, जो लोनी नहीं है जहाँ बहुत मुसलमान रहते हैं, लोनी में ही उसने हिंदुओं के सरों की मीनारें बनवाई थी, लोनी में ही, दिल्ली में। तो मुझे इतना आश्चर्य होता है कि उसी लोनी के मुसलमान जिनके पूर्वजों की सरों की मीनारें उसने खड़ी करी थी, उसी लोनी के मुसलमान तैमूर को अपना करीबी मानते हैं और हमको दुश्मन मानने लग जाते हैं। ये फनी चीज़ है, ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए। सरप्राइजिंग चीज़ है। इंडोनेशियंस ऐसे नहीं है, 100%। वो क्यों नहीं हो पाए ऐसे, तुम क्यों ऐसे हो गए? मैं बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। यहाँ पे पूरा मुद्दा अगर आप देखेंगे, मैं कई मरतबे बोल भी चुका हूँ ये चीज़ कि फॉरेन इन्वेजन्स वर्सेस नेटिविस्ट फाइटर्स हमेशा से रहा है मसला है। इंडोनेशिया में आर्मीज नहीं गई थी, मिलिट्री इन्वेजन नहीं हुआ था, वहाँ पे ट्रेड होता था, आते जाते रहते थे लोग, तो फिर वो नयापन दिखा लोगों को, नया धर्म दिखा, नया तरीका दिखा, लोग कन्वर्ट हो गए। इनफैक्ट मुगल्स वगैरह आने से पहले भी अगर आप भटकल, गुजरात और केरला वगैरह की पट्टी जो है ना, कोस्टल पट्टी, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए हैं। देखिए, कन्वर्जन को तो आप कोई भी नहीं रोक सकता। आएगा आदमी, उसको कुछ नया लगता है, कुछ अजूबा लगता है। बहुत सारे मुसलमान भी हो जो एक्स मुस्लिम भी हो रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को, किसी के बिलीफ को। तो उस टाइम पे लोग आते थे, जाते थे, तिजारत होती थी, बिजनेस होता था, रहते थे। मगर इन्वेजन वाला जो पार्ट रहा है, जिसमें बाकायदा वो लोग आते थे, इन्वेट करते थे, आपको वॉर क्रिमिनल बनाया जाता था, ऑप्शन दिया जाता था, भाई आप कन्वर्ट होइए, या तो आपको बैनिश कर देंगे, या तो आप जिजिया पे करिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आपका सर कलम कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी दिया जाता था, कोई जागीरदार वगीरदार होते थे बड़े बड़े पोजीशन पर, तो ठीक है हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो इंसेंटिवाइज भी किया जाता था, डराया भी जाता था। तो इस तरह से जो फोर्सफुल हुए हैं, तो मसला क्या हो गया है कि इंडोनेशिया में लोग अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से, अपनी बिरादरी से आज भी जुड़े हुए हैं। इंडिया में क्या हुआ है कि, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान बनने के बाद तो ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, तो अपने आप को हम इस मिट्टी का नहीं समझते। पहली चीज़ बोलेंगे, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, वो शायरी मारने के हद तक तो ठीक है, मगर जब मैनिफेस्टेशन होता है, क्राइसिस जब आता है, या फिर जो सिचुएशंस आते हैं, जब मैनिफेस्टेशन करना होता है वो सॉलिडारिटी का या यूनिटी का, वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे आप सामने वाले के साथ ठहर जाते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, और आपके राहुल गांधी जी ने भी बोल दिया हाँ है, तो सब हाँ 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 कर रहे हैं, और करने वाले मेजॉरिटी कौन है वो भी देखिएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम क्राइसिस के टाइम पर या ऐसी चीज़ों में जो है ना, हम या तो चुप हो जाते हैं, या तो हम सामने वाले का साइड लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। भारतीय मुसलमान की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगी वो यही से इतनी ही लगती है कि जो वो खुद करता है वो दूसरा उनके साथ करे वो कभी नहीं चाहते। जैसे वो खुद ब्लॉक्स में वोट डालता है कि मतलब हम केवल और केवल समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, बात खत्म। हम केवल और केवल वैसी बंधुओं को ही वोट देंगे, बात खत्म। हम केवल कांग्रेस को वोट देंगे, बात खत्म। हम बीजेपी के या कोई अन्य दिमाग वाले व्यक्ति को देखेंगे तक नहीं। लेकिन जब दूसरी कम्युनिटी वही करती, देखिए कितने सांप्रदायिक हैं ये लोग। हाँ, कम्युनल है, कम्युनल कैसे हो गए भाई? तू 70 साल 80 साल से कर रहा है, उसने तो अभी किया है। आप ये तो आप बोल रहे हैं, हमारे पास तो जमातें जो होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है। जैसे हमारे पास हैदराबाद में भी हमने बहुत बार देखा, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस जो होते हैं, ओपनली कहते हैं आपस में भाई भाई हैं कि आपस में नहीं भाई? मैंने सुना आपस में बड़े दंगे हैं इनके। दंगे होते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं पड़ेगी, उनके पीछे नमाज नहीं पड़ेगी। मगर जब इलेक्शंस आते हैं तो हम मुल्क के हालात को देखते हुए हम ये तय कर रहे हैं, और हर बार यही तय करते हैं, हमेशा कुछ अलग नहीं तय करते। 75 साल से मुल्क के हालात ही बता कर जो है ये कहते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम इस बार टीआरएस को सपोर्ट करेंगे, बीआरएस को सपोर्ट करेंगे, या कांग्रेस को करेंगे, या एमआईएम को करेंगे, क्योंकि बीजेपी को हम हराना चाहते हैं। मतलब हमारा पूरा का पूरा जो मोटिव है। अगर ये अपने विचार को बदलें तो क्या पता बीजेपी हार जाए। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। जैसे ही भारतीय जनता, बंगाल में भाजपा को क्यों मिली 208 सीटें? क्योंकि भाजपा ने जनता को बोला ये आ रहे हैं, हम नहीं तो ये, और जनता को लगा भाई इनको कितना झेलेंगे, 15 साल से झेल रहे हैं। जनता ने डाल दिया वोट एक तरफ। जिस दिन मुसलमान अगर भाजपा को हराना चाहता है, उसके बाद एक समाधान है, भाजपा को बोलो हम वोट डालेंगे भाजपा को।
तुम भाजपा के बनने की कोशिश तो करो, देखो हिंदू कैसे छोड़ता है भाजपा को, हट नहीं भाजपा को हम नहीं वोट डालेंगे। तुम एक बार भाजपा की तरफ झुको तो सही कायदे से कि हम तुम्हें हराना है भाजपा को, शामिल हो जाओ भाजपा में। आज किसी ने इंस्टा पे पोस्ट किया था, किसी एमपी ने, समाजवादी पार्टी के एमपी ने बोला है, जावेद अली खान, हाँ किसी ने बोला जी, है जी, कि जी। जो है भाजपा का अंत, बीजेपी का अंत करना हो तो ये करना पड़ेगा। मैंने नहीं वो मसूद है, मसूद अजहर है शायद, मसूद है, मसूद अजहर कांग्रेस किसी ने का बोला है, सहारनपुर तो वाला। हाँ, मैंने वहाँ बोला कि भैया आपका पूरी जिंदगी का एक ही मोटिव है क्या, हाँ, भाजपा को हराना? हाँ। भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कोलैबोरेशन में भी काम कर सकते हो, आप मतलब आप जा भी सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो, आप डायलॉग, को एग्जिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर एक ही चीज़ लेके बैठे हुए हैं। आप रहेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पे बरसात होती है तो 2-2 फ्लोर तक पानी भर जाता है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, आपका इसलिए एजुकेशन खराब अच्छा, है। आप इतना नफरत करते हैं आपके यहाँ चुने हुए एमएलए या एमपी से, चूंकि वो काफिर है, भाजपा का है, आप उससे लानतें ही भेजते हो सुबह शाम, तो वो भी थोड़ी सी लानत भेज देता है जब बारिश होती है, अरे भाड़ में, ठीक कौन सा एरिया है भाई, अरे वो वाला उस्मान नगर, देख लेंगे, करवा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है देख लेंगे। भाई आपने कभी उस व्यक्ति से प्रेम ही नहीं किया, आप हाँ। कैसे उम्मीद करते हो? देखिए जो पावर में आता है ही एक्सपेक्ट्स लीस्ट कि आप उससे अच्छा बर्ताव हाँ मतलब वो आपके एरिया में जाके पीटो मत। भाई आप उसको ट्रोलिंग कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, उसकी सपोर्ट में भी अगर कोई चला जाए तो उसको आप दलाल बोल रहे हो, एजेंट बोल रहे हो, गाली पे गाली, मजाक गाली मजाक, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि वो आके आपकी खिदमत भी अभी करे। काम भी करेगा, कैसे करेगा? हाँ, हम तो नागरिक हैं इस देश के। भाई आपके एरिया का लोकल कॉर्पोरेटर जो होता है वो भी 4-6 लड़कों को लेके घूमता है ताकि वो थोड़ा सा अपना दबदबा बताए। भाई एक पोजीशन पर बंदा आकर बैठा हुआ है, उसकी इतनी फॉलोइंग है, आप सुबह शाम कॉमेडी और मजाक और ट्रोलिंग के आप कुछ करते नहीं हो। अब ये उम्मीद भी करते हो ये हमें टिकट नहीं देते, या हमें एमएलए नहीं बनाते, हमें एमपी नहीं बनाते। अभी एमएलए एमपी बना भी दें तो क्या आपके पास इतना बर्दाश्त का मादा है, गुदा है इतना कि आप उस आदमी को बर्दाश्त करो? कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद बात है कि आप इस देश में इतने सालों से रह रहे हो और बीजेपी ने प्रूव किया कि इग्नोरेबल हैं ये लोग। हाँ हाँ प्रूव कर दिया है, सही बीजेपी ने प्रूव कर दिया, इनको इग्नोर कर दो, इग्नोरेबल डजंट मैटर। यहाँ तक भी कि हमें इतनी वोट नहीं बड़ी चाहिए। पॉपुलेशन लेके उन्होंने ये प्रूव कर दिया, तुम्हारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन बीजेपी ने प्रूव कर दिया कि मुझे तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए, मत दो, और तुम कुछ नहीं कर पाए। करने सही जिस पॉलिटिक्स को तुमने सालों साल झेला उसे गुजरात मतलब के दो जिस पे- बंदों ने चेंज कर दिया तुम्हारी आंखों के जिस पे सामने। आपको घमंड था, बिल्कुल, जिस पे आपको अना थी कि भाई बिल्कुल। हमें भाई हाँ। बोलते थे हाँ। कि हम किंग मेकर हैं, हमारे बिना नहीं बन सकता, नहीं बन कोई। सकता, बन बता गए, दिया, बन गए, हर बंगाल जगह में भी बन बता रहे दिया, हैं। यूपी में बता दिया। मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ लग रही कि तुम्हें औकात में कौन रख रहा है, कितना दुखद है ये। देखो मैं अपना ये नहीं कहता हूं मैं भाईचारे का समर्थक हूं, मेरे हिसाब से लोग भारत के नागरिक बन जाओ उसी में भाईचारा पूरा हो जाता है। कोई मेरे को गले नहीं लगना है कि अरे नहीं दाहक भाई गले लग जाओ मेरे, नहीं मत लगो गले भाई, आप भी मानो कानून को, हम भी मानते हैं, बात खत्म करो, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि आपने इतना सारा ड्रामा किया, उसके बाद टाइम फिस आपको कोई पूछता नहीं है, आप कहीं लिस्ट में नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को आज भी बदलने को तैयार नहीं हो, आप वही घिसी पिटी पुरानी बातों को आज भी मानते हो, हार जाते हो। ये उत्तर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी देख नहीं रहे हो आप, शुभेंदु जी अलग कह रहे हैं हम बताएंगे इनको, योगी जी को तो आप जानते ही हो, उधर असम वाले कहते हैं मेरे को मियाँ लोग का वोट ही नहीं चाहिए, मेरे को क्यों वोट डाल रहे हैं ये लोग, मेरे को तो उनका वोट ही नहीं चाहिए। अच्छा, और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके जो लीडर्स हैं जिनको आप सर पे चढ़ाते हो, वो जाके उन्हीं से अच्छी खासी दोस्ती निभाते हैं, उनके यहाँ नल्ली निहारी खाते हैं और अपना बढ़िया से बिजनेस खड़ा करके रखा हुआ है। आप वक्फ बोर्ड पे आपने इतना शोर मचाया, आप ही के हैदराबाद में, मैं एलेज नहीं कर रहा हूँ, जो सामने इन्फॉर्मेशन आएगी वो देखेंगे, एलेज किया जाता है कि आप ही के हैदराबाद में ओवैसी बंधुओं के पास शायद 3000 बीघे जमीन है वक्फ की, जिसको 8 रुपए प्रति एकड़ देते हैं वक्फ को। आप उनका ओवैसी बंधुओं के बच्चे रोल्स रॉयस में घूमते हैं, जैसे हमारे अमित शाह जी के बच्चे देखो पता नहीं कहाँ क्रिकेट को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए, सोनिया गांधी का बच्चा पीएम बनने का वेट कर रहा है, उत्तर प्रदेश वाले हमारे वो अखिलेश भैया अलग वेट कर रहे हैं, हम बनेंगे सीएम। तो आप क्यों, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हिंदू तो ऐसी बातें कर सकता है चौड़े में, आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप क्यों नहीं टोक रहे हो? आप बोलोगे तो आपका पार्ट 2 बन जाएगा, आप इस पे सवाल भी उठाओगे तो पार्ट 1 में तो आप बोल दोगे, हाँ, फिर पार्ट 2 आपका बनेगा, नहीं मैं थोड़ा सा जज्बात में बह गया था। बिल्कुल, ये होता है हैदराबाद में, हाँ, जो भी सवाल उठाता है इस तरह से उसका पार्ट 2 बन जाता है। तो और अब के हैदराबाद में जय भीम जय भीम जय भीम सब धज्जियां तो वहीं उड़ती है। हैदराबाद के एक सिग्नल पे एक लड़का था जिसने अशरफ की किसी पुत्री से शादी की थी, वो अच्छा। था, हाँ, वो किसी अशराफिया जो भी हाँ। आपके यहाँ शायद 3-4 कास्ट आपके यहाँ भी है, मतलब कास्ट तो बहुत सारी है पर मेजर सेक्ट 3-4 डिवाइडेड है। अशरफ की पुत्री से उसने शादी की, सिग्नल पर बीवी को लेकर खड़ा था, उसके भाई उसको काट के चले गए। नागराजू, बिल्लापुरम नागराजू, ये बंदे का नाम है, ऑनर किलिंग हुई है इसकी, सिग्नल के ऊपर काट डाला गया।
क्योंकि ही वाज लोअर, वो शेड्यूल कास्ट था शायद। अशरफ की लड़की शादी कर दी उसने, उसके भाई आ काट के चले गए उसको सिग्नल के ऊपर, और जय भीम के नारे लगते रहते हैं। देखो एक और सवाल है आपके लिए कि आप पर लोग इतना पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? जैसे आपको ट्रेटर बुलाया जाता है, आत्मा को बेच दिया आपने अपनी, और इस तरह के बहुत सारे शब्द आपको बुलाए जाते हैं और आप उनका जवाब भी देते हैं उसी तरीके से। तो ये चल क्या रहा है? मतलब दोनों तरफ समझाइए कि पहले तो आप क्यों पर्सनल होते हैं, और पहले ये बताइए वो क्यों पर्सनल होते हैं, फिर आप क्यों पर्सनल होते हैं। देखिए, मैं पर्सनल होता था, अब तो मैंने छोड़ दिया है जवाब अच्छा। देना। पहले मैं जवाब देता था। हाँ। कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, कभी कभी, हाँ। क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं फेसबुक पेज पर, अकाउंट पर, हाँ, इंस्टा पर, हाँ, 3 जगह इतने कमेंट कौन पढ़ेगा। तो जब लोग लिखते हैं तो मैं फिरकी लेना बोलते हैं ना मजाक में, वो टिट बोलते हैं, मैं टैड बोलता हूँ, टिट बोलते हैं टैड बोलते हैं, कभी कभी चलता था। फिर बाद में मैंने छोड़ दिया, नहीं यार उतना टाइम वेस्ट करना नहीं है इसके पीछे। हाँ, हाँ। मगर कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं, बहुत सीरियस कमेंट्स होते हैं हम्म, लोगों के अंदर। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि टॉलरेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो राइट विंग हैं, उनकी खुद बेटी लेफ्ट है। तो लीडर से पूछा गया कि आप कभी घर में बैठते हो खाने वाने के लिए, तो बहस वहस होती है, तो बोलने लगे नहीं, हम ओपन हैं आइडियाज़ को लेके, जो मानना है माने, ठीक है, हम खाते हैं साथ में बैठकर, ऐसा कुछ नहीं होता, हम कोई बहस वहस नहीं करते इस चीज़ को लेके। मगर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, अगर मैंने किसी के साथ फ़ोटो भी लगा दी, जिसके साथ फ़ोटो लगाई है उस बंदे को मैसेज करके बोलेंगे तुम इसके साथ दोस्ती क्यों रखे हो। इतना इंटॉलरेंस है। अच्छा। और अगर मिले तो बोलेंगे वो आपका दोस्त है, आप उसको बोलिए, आप उसको समझाइए, आप उसको डराइए। जानते भी नहीं है, ना नाम से जानते हैं, ना शक्ल से जानते हैं, फिर भी उसको जाके बोलेंगे कि तुम उसको बोलो। मस्जिद में कहीं जाते हैं तो कोई आके आपको रोक लेगा, आपने उनके साथ फ़ोटो क्यों लगाई, वो तो राइट विंग के हैं। तो मतलब आपकी चॉइसेस, आपके ओपिनियंस, आपके व्यूज़, मतलब लोग चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें। हमको लगता है कि हिंदू हमारा दुश्मन है तो हम उसको दुश्मन माने। अगर आपने बोला ऐसा नहीं है, जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि रात के 2:45 बजे मैं जो है यूपी में ट्रैवल कर रहा था अकेले। तो मैंने कहा कि लोगों ने जो यूपी का इमेज बनाया है कि भाई यहाँ पे जो है ना बुलडोज़र चलता है, मुसलमान सेफ़ नहीं है, मैंने बताया भाई मैं तो 2:45 बजे अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या हुआ। इस पर लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आगे बोलेंगे हाँ तू जो एजेंट है, तुझे पैसे मिल रहे होंगे तभी इस तरह की बातें कर रहा है। तो टॉलरेंस बिल्कुल ज़ीरो। और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि लोग जो है इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कि आप अगर नोबेल प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं। नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहे अगर आप मल्टीपल ओपिनियंस को सुनोगे, मल्टीपल लोगों को सुनकर अपना एक व्यू पॉइंट बनाओगे, तब जाके आप जो है आगे बढ़ सकते हो। अभी भी आप मस्जिदों में चले जाइए, जो खुतबे भी आज मस्जिदों में चलते हैं, लाल पीली किताबें, पता नहीं वो फतवे आलमगीरी औरंगज़ेब ने लिखी हुई फतवे की किताब है, औरंगज़ेब ने लिखी थी, बिल्कुल। वो आज भी पढ़े 2026 मसीर आलमगीर। हाँ, मसाइल कैसे पढ़े जा रहे हैं आज भी, कि कीचड़ से वजू हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई आज अटैच बाथरूम का कॉन्सेप्ट है। मुझे सबसे फनी पता है क्या लगा था? मुझे सबसे फनी लगा था, पाकिस्तान में शायद किसी ने पूछा था कि बकरी के साथ अगर मैं सेक्स कर रहा हूँ तो मैं उसको खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, उस पर फतवा मांगा गया था। अच्छा, जैसे मान लेते हैं आप, हिंदुओं में बड़ा मजाक नॉनसेंस बहुत चलते हैं, मैं कुछ छुपाने वाली बात नहीं, सबको पता है। तो हिंदुओं में जैसे आप ऐसे सवाल पूछें किसी पंडित जी से, बोले चुप कर पागल, थप्पड़ मारूंगा, गंवा रहा हूँ, अरे क्या बकरी सेक्स करना है, दिमाग खराब है तेरा। पर वहां पे सवाल पूछा गया, उसका जवाब भी आया। वो तो आप बोल रहे हैं जी। मैं इंडिया की बात बताता हूँ आपको। अशरफ अली थानवी साहब काफ़ी फेमस है। अच्छा। उनकी किताब है बहिश्ते ज़ेवर। नाम तो सुना है मैंने, बहिश्ते ज़ेवर। इंडिया ने बैन कर दिया अभी, ये आज़ादी से पहले लिखी हुई किताब है। अच्छा। तो अभी तक पढ़ाई जा रही थी। अच्छा। तो इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मसला कैसा था कि अगर मैं छोटी बच्ची के साथ सेक्स करूँ तो क्या मेरे पर गुस्ल वाजिब होगा कि नहीं होगा। ऐसे ऐसे सवाल उसके अंदर, कि अगर गलती से बीवी के बदले सास के पास चले गए और फिर हम बिस्तरी हो गई, अरे वो छोड़ो ना, तो आप मेरे पर बीवी ये तो बहिश्ते हलाल जो है तो कि पुराना नहीं? हो गया ना। तो इंडियन गवर्नमेंट बैन करती है, क्योंकि आप देखिए दुनिया कहाँ जा रही है और आप अभी भी छोटी बच्ची पाकिस्तान का एक बहुत फेमस मौलाना है, वो अपने खुतबा कहेंगे, भाषण जो भी दे रहा था, सफ़ेद कपड़ों में जो रहता है, शायद सारे पाकिस्तानी बाबा सफ़ेद कपड़ों में ही रहते हैं, वो कहता है अगर बाप की नीयत बेटी पे खराब हो गई, बीवी कहीं ससुराल चली गई है, तब तुम पे बीवी हराम हो गई, समथिंग लाइक दैट। ये हाँ, ये सास और बहू का भी, ससुर और बहू का भी हुआ था, ये केस हुआ इंडिया में, बहुत फेमस केस हुआ भाई। मतलब आपकी नीयत खराब ही क्यों हो रही है? आपकी अपनी बेटी है ना यार। हाँ, नीयत क्यों खराब हो रही है सबसे आपकी? पहले तो अगर वो बेटी के साथ करता है तो सबसे पहले तो भाई वो सजा के लायक है। आप मसला क्या पूछ रहे हो कि अब नहीं, अब उसको बीवी बना ले, उसको छोड़ दे। उसको छोड़े, इसको बीवी बनाए। नहीं, अरे उसने बोला गुस्ल करे कि ना अब इसको बीवी बना लो, उसको छोड़ दो तुम।
उसने छोटी बच्ची के साथ किया, अरे भाई पहले तो तुझे पकड़ के सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। भाई गुस्सुल लगेगा नहीं लगेगा, अरे भाई वो आप छोटी, मतलब ऐसी बात हो गई जैसे आप इंसान का कत्ल कर रहे हो और सवाल ये पूछ रहे हो कि मैं एहराम की हालत में मच्छर मार सकता हूँ कि नहीं मार सकता हूँ। अरे मच्छर मारना तो छोटी बात है भाई, आप ये पहले बड़े मसले पे बात करिए आप। एक मौलवी ने कहा था, कोई मुफ्ती है शायद वो, कि छोटी बच्ची का रेप बड़ी बात है या मूर्ति पूजा। तो उसने कहा था मूर्ति पूजा। कौन सा जुर्म बड़ा है, मूर्ति पूजा या किसी बच्चे का रेप कर देना? तो हमने कहा मूर्ति पूजा। वो बात एकदम बगैर बात किए मजीद वो चला गया, उसको शायद बाइट चाहिए होगी शॉर्ट। अगली मरतबा फिर आया कहने लगा कि भाई उसी तरीके से जवाब देना जैसे हाँ इनाम में दिया था। आप अगर दोनों में से किसी एक को होते हुए देखें तो किसको रोकेंगे? दोनों होते हुए देखें। हमने कहा रेप को, क्योंकि जो जुर्म है मूर्ति पूजा बड़ा होना, उसका ताल्लुक खुदा से है और खुदा इसका ऐलान कर चुका है कि वो हर तरह के गुनाह को माफ कर सकता है, मूर्ति पूजा को या शिर्क को वो माफ नहीं करेगा, ये उसकी तरफ से ऐलान है। अच्छा, रेप ये चूंकि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और हम इंसान हैं, तो अगर हमारे बस में होगा तो हम उसको रोकेंगे कि जो किसी मासूम इंसान के खिलाफ जुर्म कर रहा है। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हैं कि खुदा की नजर में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। और एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पर इसको मेरे को नहीं चाहिए भाई तेरा एक्सप्लेनेशन। भाई पहली चीज तो नहीं, इसने एक ऐसे ही बोला था कि नॉन मुस्लिम को चॉइसेस नहीं देंगे, इस्लामिक गवर्नमेंट आएगी तो उसमें हम जो है या तो मार देंगे या तो जो है हम उनको जिजिया देने के लिए पूछेंगे ऐसे। तो मैंने इसको एक्सपोज किया था, तो इसने मेरे ऊपर बनाया ए न्यू बूट लिख कर तनवीर जहाक। फिर उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें शायद उसने ही बोला होगा मैं तो सवाल पूछूं मैं जवाब देता हूँ। तो फिर पहले तो बोला कि मैं किसी को काफिर तो नहीं बोलूँगा, फिर मुझे बोलता है कि ये तो काफिर और मुर्तद है। मतलब एक ही वीडियो में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये बहुत चला था, मुझे बहुत सारे लोगों ने मेंशन भी किया कि इसका रिस्पांस दो। इसका क्या रिस्पांस दें, ये खुद रेडिकल है और ख़तरनाक रेडिकल है। हाँ, वो खुमैनी लिख दे जो भी है उसका फतवा फॉर सेक्सुअल प्लेजर विद चिल्ड्रन। ये है, सोचिए अब, ये उस देश के सबसे बड़े आदमी थे, इन्होंने को और इनके लिए लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे रहबर हैं, ये रहबर हैं, हमारे रहबर हैं और यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इसका बुरा ना माने। हाँ, बुरा ना माने। जैसे हम हिंदुओं से उम्मीद करते हैं कि आप बुरा मत मानिए, आप सेकुलर रहिए, आप सेकुलर रहिए। जैसे पाकिस्तानी चैनल पे ये डिस्कस होना, जो अपने देश का नाम शुरू करता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो हमसे बोलता है इनके यहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है। भाई तू कौन होता है बोलने वाला? मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप जब तक सेकुलर रहेंगे हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मनमानी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रिलीजियस या कंजर्वेटिव हो जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल नहीं हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि अब क्या है, मेरी दाल नहीं गल सकती। हाँ, बुली बड़ा हो गया है, अब क्या है से अभी तक क्या है कि भाई मैं अपना काम चल सकता है। एक और भी है कि इंटरनेट पर हेट स्पीच और अब्यूज कल्चर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं, ठीक है। आपको क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि सबसे ज़्यादा गाली देने में सक्षम कौन है? कई बार आपने हिंदुओं को भी नाराज़ किया होगा, एक आध बार तो कर ही दिया होगा। गाली देने में सबसे सक्षम, सबसे मतलब बढ़िया लोग कौन लगे आपको? फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं बताता हूँ, मुझे गाली देने में माइंडसेट, लैंग्वेज और स्टाइल दोनों का सेम लगा। अच्छा, वो दोनों कौन है? एक तो खालिस्तानी और दूसरे इस्लामिस्ट। अच्छा, इन दोनों का मिजाज मैंने सेम देखा, स्टाइल सेम है दोनों का, बात करने का तरीका सेम है, गाली गलौज भी वैसे करेंगे, धमकी भी वैसे ही देंगे और बात भी वैसे करेंगे। खालिस्तानियों से मेरा पाला नहीं पड़ा था, अच्छा, बट मैंने एक बार कॉलिन ब्लूम नाम का एक एक्सपर्ट है जिसने खालिस्तानी के ऊपर लिखा था, उसको मैंने होस्ट किया था। उसके बाद जो गालियाँ उन्होंने दी तो मुझे जब देखा तो मुझे लगा कि भाई ये स्टाइल तो मैं बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ। पाकिस्तान के हैंडल हो सारे, पाकिस्तान के भी हैंडल हो सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम मैं एक और बताता हूँ, हमारे अमेरिका में एक दोस्त है, खालिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। सरदार जी हैं, सरदार जी, हाँ याद आ गया मुझको, और बहुत ब्लंट है एकदम। तो उनके साथ हमने एक फ़ोटो लगाई थी एक इवेंट की, तो उस फोटो के नीचे जो उनकी डॉक्सिंग हुई, उनको जो गालियाँ दी गई, तो जाहिर सी बात है उनको ये लग रहा था कि हमारी ही बिरादरी से रहकर तुम हमारी ही बिरादरी के खिलाफ कैसे जा सकते हो। तो बेसिकली ये जो फुटबॉल मैच नहीं होता, लोग उसको ऐसे देखते हैं, बिरादरी की लड़ाई, मतलब दोनों खाप जो होता है गाँव में होता है, तो लोग उसको ऐसे देखते हैं। ऐसा नहीं देखते कि भाई अगर गलत है तो हम इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश। हिंदू धर्म में क्या नहीं था, सती सिस्टम था, खुद हिंदुओं ने ख़त्म किया उसको। कैसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही है। पर सती सिस्टम में ना बहुत थोड़ी गलत फहमियाँ भी, वो भी मैं दूर कर देता हूँ जी। जो टोटल सती हुई थी महिलाएं, उनका संख्या जब से ये सिस्टम चल रहा है 4000 है शायद जी टोटल। अच्छा, इतने बड़े देश में। और बंगाल में
और उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा, बंगाल में ज़्यादा, थोड़ा बिहार, थोड़ा झारखंड, वो एरिया जो है वहीं लोग सती होते हैं। वहीं ज़्यादा होता था। अन्यथा राजा दशरथ मर गए, उनकी किसी पत्नी, कोई पत्नी सती नहीं हाँ, हुई, लॉजिकल पॉइंट है इसमें। है ना। अहिल्याबाई होलकर जो थी, उनका जी। पति मर गया, तभी वो क्वीन बनी थी, वो सती नहीं हुई। अच्छा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे, झांसी की रानी, उनके पति मर गए तो वो युद्ध में उतर गई, युद्ध वो में सती उतर थोड़े होने गई। सती, हाँ। तो ये तो मतलब इतना प्रेवलेंट नहीं था, प्रेवलेंट नहीं था, मगर जो भी था उसको खत्म किया गया। हाँ। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो थे, जैसे आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप आरएसएस के लिए काम करते हैं, वैसे उनके ऊपर आरोप लगते थे कि वो ब्रिटिश के लिए काम करते थे। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको पैसा नहीं मिलता, उनको बहुत मिल जाता था। उस टाइम पे 20 रुपए मिलते थे, कितने मिलते थे? आई डोंट नो। उनकी आज भी समाधि भारत में नहीं है उनकी। अच्छा। उनकी प्रॉपर, कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि राजा राम मोहन रॉय कन्वर्ट हो चुके थे, वो मिशनरियों के लिए काम करते थे, ओह, क्योंकि हिंदुओं की समाधियां नहीं बनती। पर राजा राम मोहन रॉय की समाधि आज भी ब्रिटेन में है, देखना, गूगल करके दिखा दो भाई। मतलब ब्राउन सिपॉय जैसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारे ब्राउन साहब थे वो। ब्राउन साहब। ये उनकी समाधि है, बताइए, हिंदुओं में की समाधि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। बस समाधि इन द सेंस उनकी लाश वहाँ बेरिड है, मतलब समाधि तो हमारे यहाँ बहुत चलती है, पर लाशें नहीं दफनाई लाशें जाती हैं। नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मेरे चलिए, ज़हन से खालिस्तानियों को भी आपने झेला है, बड़ी। हमारे शो पे हरमन सिंह कपूर जी आए थे, अच्छा। वो भी बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग करते हैं खालिस्तानियों की, और वो तो रडार पे रहते हैं, मतलब उनको भी आप ही के जितने खतरे हैं जीवन मृत्यु के। हाँ, ये तो है, मतलब ये छोटा चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पर कि आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हो, आपकी प्रॉब्लम है ना ये तो भाई। कर यू भी क्या कांट, सकते हैं? आप चेंज नहीं कर सकते ना अपने आप को, ये तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप ऐसे ही बोलते रहोगे। आपको ऐसे मैंने डिसाइड कर दिया कि आप जैसे आपको मैंने खड़ा कर दिया कि आज से अगर बोला ना, गर्दन काट दूंगा, तो आप हो सकता है कि ना बोलो, पर आप देखो मन में जो से करो, भाई फिर गलत हो रहा है यार, ये ठीक नहीं है जो भी हो रहा है। आप नहीं, मैं बोलना इसलिए बंद बोलता कर हूँ दोगे। कि इसलिए बोलना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलोगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, नस्ल है, जिस तरह से फ़लस्तीन में हमास को लोग झेल रहे हैं, पता है गलत कर रही है। कई तो फ़लस्तीनियों के वीडियोस आते हैं, अरे हमारा पूरा खाना लेके चले जाते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। ये कई मरतबे तो सामने इनको ढकेल देते हैं, खुद टनल में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। पता है गलत है, मगर क्या करें, इनके पीछे खतर ठहरा है, इनके पीछे ईरान ठहरा है, तो लोग चुप हो जाते हैं। ना उनके पासपोर्ट बनते हैं, ना वो वहाँ से छोड़ के निकल सकते हैं, ना वो काम कर सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इसी मतलब रूटीन को झेलते रहें, जो सारे कह रहे हैं ये गलत तो गलत, ये सही तो सही, मतलब अपना दिमाग ना चलाएं। ऐसा नहीं, दिमाग चलाना चाहिए, सोचना चाहिए। और मुझे लगता है लोग जो है ना पैसिवली बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, भले वो पब्लिक में आके आपको सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, मगर जब मिलते हैं तो कहते हैं अरे हमने आपका फलां वीडियो देखा, फलां रील देखी। आज मुझे एक लड़के ने कॉल किया कलकत्ते से, कहने लगा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसने काम किया था। बोला कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने आपकी रील्स देखी बहुत सारी, छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट की। बोला कि बहुत मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो लोगों का माइंड चेंज होता है, बट आप यही बोल सकते हैं कि भाई आपकी रोटी बेटी का मसला होता है, आपका घर वहाँ पे है, आपकी बिरादरी वहीं पे है, आपको वहीं पे रहना है, आप वहीं पे दावतों में आना जाना है। देखिए, 2 टाइप के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक वो जो मतलब जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल भाई भाड़ में गई दुनिया, अब वो बिल्कुल इधर से निकला और इधर आ गया, अब इस वाले सेक्शन में, कैंप में आ गया, वो बिल्कुल बोल सकता है। दूसरे वो जिसको जो है ना ये टेंशन नहीं है, रोटी बेटी बिरादरी कारोबार ये सब टेंशन नहीं है, तो वो आदमी बोल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बोलना चाहते हैं या बोल रहे हैं, वो वही लोग बोलेंगे जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। या अगर डिपेंडेंसी आपकी इधर उधर रह गई, अगर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर आपका घर किसी MIM के कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया, आप इतना खुल के नहीं बोल सकते। आप घर से निकलोगे, 4 लोग आपको जो है टोक टोक के बोलेंगे ये हिंदू का एजेंडा है या RSS का एजेंडा, अब आपके बच्चों को ऊपर ट्रॉमा होना शुरू हो जाएगा, तो आप झेल नहीं सकते उस चीज़ को। तो लोग कहेंगे भाई इतना सब कौन झेले और क्यों झेले, तो इसलिए जो है लोग गिव अप कर देते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप इतना या तो अपने आप को इतना बोल्ड बनाओ कि आप खुल के बोलो, या तो भाई ठीक है जो चल रहा है चला लो, आपके बच्चे भी वही झेलेंगे फिर। मेरी ज़रूरतें कम है, इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। है ना, बढ़िया, ज़बरदस्त। है ना, मेरी ज़रूरतें कम है इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। और मसीर आलमगीर की चर्चा हो रही थी, तो एक पाकिस्तान के हिस्टोरियन हैं, उनका वो मेरे शो पे आए थे, तो किसी किताब को, शायद मसीर आलमगीर को या किसी और किताब को कोट करके कह रहे थे कि वो बताते पाकिस्तानी कन्वर्ट कैसे हुए। तो कह रहे थे कि अधिकतर पाकिस्तानी औरंगजेब के काल में ही कन्वर्ट हुए, क्योंकि उसके काल में जजिया लेने का तरीका बहुत बेहुदा था। तो जजिया लेने के लिए वो तरीका, वो डिस्क्राइब की किताब निकाली उन्होंने, लाइब्रेरी में बैठे थे, कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो कहते हैं जजिया लेने का तरीका ऐसा कि जो जजिया यूजुअली देने वाले का हाथ ऊपर होता है, तो उल्टे यहाँ कहा गया था देने वाला ऐसे लेके खड़ा रहेगा ऐसे हाथ पे, ताकि उसका हाथ ऊपर ना चला जाए, और जो लेने वाला होगा वो आएगा, उसके हाथ से ऐसे नोच के पैसा लेगा। वो लिखा हुआ है प्रॉपरली कैसे जजिया लिया जाएगा, नोच के पैसा लेगा, उसके बाद वो पोटली में तो राख लेगा, और राख अगर एब्सेंट है तो मुंह में उसके तो राख डालेगा लेने के बाद जजिया, या उसके मुंह में थूक देगा,
जजिया लेने के बाद। अब मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल ये है, मेरे पूर्वजों ने मुंह में थुकवाया, राख डलवाई, बहन बेटियों की इज्जत गंवाई, मर्डर देखे, उसके बाद भी हिंदू बने रहे, है ना। मुसलमानों के पूर्वज कन्वर्ट हो गए, डर देखा कन्वर्ट हो गए, है ना। 1947 में एक मौका आया जब हमने डिसाइड किया कि भाई अब आप बोल रहे हो, आपको अपना देश खुद ही बोल रहे हो चाहिए, तो ले लो भाई, चले जाओ। कुछ उसमें से फिर भी रुक गए, जिन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अब वो नए देश की डिमांड रख देंगे कुछ सालों में कि हमको एक और दो इसमें से। तो भाई भाई का बंटवारा अगर मान लेते हैं, भाईचारा ही है, एक ही व्यक्ति कितना, एक ही कम्युनिटी कितना झेलेगी, ये सवाल है, कितना झेलेगी वो। बात तो है, इसमें दो बातें मैं कवर जी। करूंगा। पहले तो जो कन्वर्जन का हुआ है, इसमें 4 टाइप के आपको इंडिया में मुसलमान मिलेंगे। जी। शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। एक वो जो बहुत पहले आ गए थे, जैसे मैंने आपको बताया जो मोपला में भी कुछ लोग थे। हाँ, उस मोपला, तरह के, केरला, हाँ, भटकल, हाँ, गुजरात। हाँ। गुजरात बरवाड़ा में तो एक मस्जिद है जिसका जो किबला है वो जेरूसलम है, मक्का नहीं है। अच्छा। तो मतलब उस टाइम पे आए थे जब मक्का भी किबला नहीं बना था, उस टाइम से लोग आते जाते थे। तो दिलवन सिविलाइजेशन और इंडिक सिविलाइजेशन का 5000 साल पुराना कनेक्शन है। तो एक वो थे, वो ट्रेडर्स थे, आते थे, रहते थे, चले जाते थे। दूसरा इन्वेजन्स हुए थे। जब इन्वेजन्स हुए थे तो भारी तादाद में लोग कन्वर्ट हुए थे। वॉर क्रिमिनल्स बना के उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था, धमका के कन्वर्ट कर दिया जाता था, या फिर इंसेंटिव्स दे के कन्वर्ट किया जाता था। साउथ में जो है आप देखेंगे जो बड़े बड़े जागीरदार थे, ब्राह्मण जागीरदार इतने ज़्यादा नहीं थे, तो ज़्यादा जो थे वो वर्मा या फिर रेड्डी, इस कास्ट के बहुत ज़्यादा जो है जागीरदार वगैरह हुआ करते थे। तो उनको इंसेंटिव्स मिलते थे और पावर सर्कल्स के करीब कर दिया जाता था। तो जो लोग पावर सर्कल्स के करीब होते थे तो वो लोग भी कन्वर्ट। तीसरे वो लोग हैं, जैसे हैदराबाद अगर आप आएंगे, निज़ाम है। निज़ाम के दौर में यमन से, अफ्रीका से और इजिप्ट से बहुत सारे लोग आके सेटल हो गए। तो आप देखेंगे हैदराबाद में लोग जो है, जब निज़ाम पावर में था तो यमन से लोग आके वो एज ए गार्ड भर्ती हुए। एसी गार्ड्स नाम का एरिया है, अफ्रीकन कैवलरी गार्ड्स। आज भी वहाँ पे आपको कीनियन, सोमाली, नाइजीरी मिलेंगे। अच्छा। जो आज इंडियन सिटीजन है। अच्छा। यमनी मिलेंगे हैदराबाद में। अच्छा। 100-150 साल पुराने यमनी मिलेंगे आपको, जो इंडियन सिटीजन बन चुके हैं, इलेक्शंस भी करते हैं, मगर वो प्योर अरब हैं वो। और आपको टर्क्स मिलेंगे, आपको ईरानियन मिलेंगे, आपको अफगान मिलेंगे। तो आपको मल्टीपल टाइप के लोग जो माइग्रेंट्स थे, आके बस गए थे, फिर उनकी शादी वादी की, बच्चे हुए, तो फिर वो यहीं सेटल हो गए। और चौथे जो है वो प्योर कन्वर्ट्स हैं। तो जैसे कि आर्टिसन कम्युनिटी वगैरह होती थी, तो वहाँ पे पावर होता था, कन्वर्ट हो जाते थे। कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते थे जहाँ पे हिंदू राजा महाराजा होते थे, वहाँ पे कन्वर्जन इतना पॉसिबल नहीं होता था। जहाँ पे मुसलमान का पावर होता था, यहाँ पे उसका जो है कंट्रोल होता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कन्वर्ट भी होते थे। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जितने बड़े बड़े रूलर्स आए हैं, बाकायदा ये लोग मिशनरीज़ को एम्पावर करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे उन्होंने कब्ज़ा लिया दिल्ली का, तो 17 जैन टेम्पल्स को तोड़ के उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उन्होंने एम्पावर किया कि आप जाइए और कन्वर्जन्स करिए। तो प्रॉपर मिशनरीज़ के थ्रू कन्वर्जन होता था, पैसे के थ्रू इंसेंटिवाइज भी किया जाता था, और माइग्रेंट्स भी आके यहाँ पे बस गए हैं। तो एक तो ये चीज़ हुई है, और इस पर कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। जैसे फिलीपींस में स्पेनिश इन्वेजन हुआ था, और कई फिलीपींस बोलते हैं मुझे, उन्होंने बोला कि हमारे बाप दादा को मारा गया था, हमारी औरतों की इज्जतें भी लूटी गई थी, हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया था, मगर आज वो उसी धर्म पे चल रहे हैं, मतलब वो आज भी रोमन कैथोलिक है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ, हमारे बाप दादा हिंदू थे और किसी न किसी कारण वो मुसलमान हो चुके थे, अब हो चुके हैं, अब हो गया है, अब इसको हम वो करेंगे। मगर अब जो दूसरा पॉइंट आप बता रहे हैं कि कब तक एक कम्युनिटी झेले, इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूँ 100% कि एक कम्युनिटी है जो हमेशा से झेलती आई है, इसको इतना भी आप पुश मत कर दीजिए टुवर्ड्स द वॉल कि वो झेलते ही रहे। आपने सबसे पहले तो देखिए इन्वेजन्स हुए 1000 साल, 1-2 साल नहीं, 1000 साल इन्वेजन्स हुए। कभी अंग्रेज़ों ने किया, कभी मुग़लों ने किया, कभी मुसलमानों ने किया, कभी टर्क, पर्शियंस, कई लोग आए, इन्वेजन्स किए। फिर उसके बाद किसी की शराफत का इतना भी आप फ़ायदा मत उठाइए कि आज भी खुद ही विक्टिम बन के बैठे हुए, और फिर उनको आप विलीफाई किए जा रहे हो। और फिर हालांकि देखा जाए तो इतना फ्रीडम, इतना मतलब लिबर्टी आपको इंडिया के अंदर है। चाइना चले जाइए आप, चाइना में कई मस्जिदों के मीनार थे, तोड़ के उन्होंने जो है ना वो चाइनीज स्टाइल के मीनार बना दिए, बार बना दिए भाई, बार बाथरूम बना दिए, दीवारों के ऊपर कुरान की आयतें थी, निकाल के जो है ना कम्युनिस्ट स्लोगन वहाँ पे लगा दिए, बार बना दिए हैं। बहुत पुरानी मस्जिदों को बार बना के वहाँ पे दारू बिक रही है, यकीन मानिए, मतलब अभी आपको गूगल पे दिखा दूंगा। जी बिल्कुल, बार बना के उन पे वो दारू बिकती है वहाँ पे, बिल्कुल। तो इसमें देखिए वहाँ पे है, वही इंडिया में ये नहीं है। आज भी आप इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें, इतने बड़े स्पीकर लगा के आप, मिलाद का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, इतना पुश किया है आपने कि योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर पैदा हो रहे हैं। हाँ, आप ऐसे ही थोड़े आए हैं वो
भाई हिंदुओं के पहले योगी आदित्यनाथ जी अभी 1990 से लीडर हैं, आज कल थोड़े खड़े हुए हैं वो। भाई उनको इतना समर्थन इतने सालों बाद मिला है ना कि लोगों को जब ये लग गया कि भाई कोई समाधान ही नहीं है तो इनको वोट। वरना तो लोग आप ही के लोगों को भी वोट डालते थे, हम भी वोट डालते थे। जो माफिया चल रहा है, मर्डर्स बहुत आम हो गए हैं, क्राइम रेट उरूज पे चला गया, तो लास्ट में लोगों को लगा कि भाई अब एक ही के हाथ में कंट्रोल देने से मुश्किल। अब देखिए ना, मुसलमान महिलाओं को भी एक लड़के ने पकड़ा, एक मुस्लिम बुर्के वाली महिला को उसने गली में पकड़ा, उसके भी टांग में गोली मार दी गई। तो भाई ये स्टोरीज आनी चाहिए पब्लिक में। उसमें भी तो है, उसमें मुसलमान महिला को पकड़ा उसने, उसके भी टांग में गोली पड़ी। तो ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी, आदित्यनाथ थोड़े से बायस तो हैं हिंदुओं को लेके, बाबा हैं, महंत हैं भाई, वो वहाँ गोरखनाथ भारत का सबसे बड़ा पीठ है हिंदुओं का, गोरखनाथ पीठ। क्योंकि गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मचेंद्रनाथ जी के। मचेंद्रनाथ जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं। अच्छा। तो उनके शिष्य का आश्रम है, बताओ इतना बड़ा आश्रम है, गोरखनाथ नाम है, गोरखपुर नाम है उसका, तो वो तो होंगे ही। अब आते हैं जो एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लिया आपने नाम लिया क्या? बख्तियार कौन सा काकी, उसकी मजार है ना मेहरौली में। वो भी बहुत बड़े सूफी संत माने किताब उठा के ला, आई विटनेस उठा। मैं शाहिद सिद्दीकी साहब को कोट करना चाहता हूँ आज। अच्छा सुनिए ना, पेज नंबर ही बता दूं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। जादू टोना मम्बो जम्बो नाम से पेज नंबर 104 पे उन्होंने वो लिखा हुआ है। एक है मौलाना जमील इलियासी, मेवात का कोई बंदा था वो। वन डे ही केम टू सी मी अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वॉज प्रिटी अनॉयड एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू कॉलेज टू डिलीवर माई लेक्चर्स। इन हिज ड्रामेटिक, ये मौलाना इलियासी की बात कर रहे हैं। In his dramatic voice, he said, "Today I will give you the greatest story of your newspaper, one which no other paper will have." I looked at him suspiciously and said, "You have 5 minutes to give me your story as I have to leave immediately." He laughed and said, "Shahid Mia, sit down, order some tea and listen to me. Forget about your classes. I need an hour of your time, not 5 minutes." Noticing his agitation, I ordered some tea. इसने एक चाय मंगा ली इन्होंने। पेज नंबर 105 पे है ये। I waited for him to enlighten me. शाहिद साहब लिख रहे हैं। I was praying the whole night, मतलब ये अब इलियासी बता रहा है। अच्छा। I was praying the whole night at दरगाह of ख्वाजा बख्तियार काकी at मेहरौली with इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी को भी लेके पूरी रात इंदिरा गांधी के साथ बख्तियार काकी के, आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ा था ये। बख्तियार काकी के मज़ार पे इंदिरा गांधी को ये ले जाके वहाँ पे ये रात भर इसने वो जो भी इस्लामिक स्टाइल की जो भी पूजा होती है वो करवा रहा था। He whispered in his hoarse voice as if overwhelmed by the enormity. ठीक है, तो शाहिद कहते हैं मौलवी साहब कहानियां मत सुनाओ, टाइम कम है मेरे पास, असली किस्सा बताओ। मौलवी साहब फिर शुरू हो गए बोलना। इंदिरा गांधी ने आज रात भर दरगाह पर बैठकर अल्लाह अल्लाह किया। ये इलियासी बता रहे हैं। He told me that she performed ritual with chanas, chickpeas, rendering the name of Allah 100,000 times. And after that she slew a kaddu, pumpkin, काट दिया उसने, with a knife engraved with the kalma which symbolizes slaying of her opponents. He said, "Now no one can save Morarji Desai's government. It will fall very soon. Great Peer Sheikh Kutubuddin Bakhtiyar Kaki has ordered his jinns to destroy Morarji Bhai and his government." Indira visited the grave of Shiv in 1978, 2 years after the formation of JP government. जिन मुवक्किल, उनके मुवक्किल थे होंगे। हाँ, बख्तियार काकी के। हाँ, तो पेज नंबर 104, 105 और 106 पे ये है। आई विटनेस किताब है, जिसको देखना हो देख सकता है। वाह, कैसा लगा आपको ये खुलासा? मैं अभी क्या बताऊं, स्पीचलेस हूं मैं भी स्पीचलेस था पढ़ के। मैंने बोला आपने नाम लिया तो मुझे याद आ रहा है, हाँ यार इसका तो मेंशन है इस किताब में। कि आपको क्या लगता है, ये सब आपने भी स्टडी किया, मैंने भी स्टडी किया काफ़ी, मगर मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस पे यही कंक्लूजन हुआ है कि जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होगी हमें उसी को सपोर्ट करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि या तो ये आए या तो वो आए। एक तरफ अगर इन्फ्लुएंस होगा ईरान और टर्की का, अगर दूसरे वो आए तो फिर इन्फ्लुएंस होगा वैटिकन का। कहीं ना कहीं से तो फॉरेन एजेंडा सर्व होगा ही। बिल्कुल, फॉरेन इन्फ्लुएंस होगा ही। आप लाख इनके अंदर बुराइयां निकाल सकते हैं, डेमोक्रेसी है, मगर आप एट द एंड देखेंगे कि भाई जो ये ज़मीन, ये मिट्टी, इसकी सरहद की हिफाजत तो ये सरकार कर सकती है। आई डोंट थिंक सो। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई प्लान है बीजेपी ज्वाइन करने का, ऐसा नहीं है, बट दिस इज़ माई सीरियस असेसमेंट और मैं एक सिंसियर असेसमेंट दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। कॉकरोच जनता पार्टी को मुसलमानों ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों? कॉकरोच जनता पार्टी को मुसलमानों ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया, ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था जब मैंने शुरू देखा। मुस्लिम IT सेल वालों ने भी इसके ऊपर पोस्ट किया था कि आप लोग मत जाइए, ये लोग आपको इस्तेमाल करके। IT सेल है क्या?
आई डोंट नो, ये इन्होंने मुझे असल मुस्लिम में IT सेल, इन्होंने मुझे ब्लॉक किया था बहुत पहले। हिंदू IT सेल बना लेते हैं। हाँ, इन्होंने बहुत पहले मुझे ब्लॉक हाँ, किया था। हाँ, तो इनका जब ट्वीट आया तो इसी पे मैंने एक वीडियो हाँ, भी बना था, बोला कि भाई आप अग्री करते नहीं करते अलग बात है, हाँ, हाँ, मगर आपने वही बात कही जो हम 3 साल से कहते आ रहे हैं हाँ, कि भाई आप ऐसे प्रोटेस्टों में जाओगे, आप इस्तेमाल हो जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप इस्तेमाल हो गए। हाँ, हाँ, तो ये इन लोगों ने अब रियलाइज़ किया कि भाई हम जाएंगे तो हम फिर से तुम इस्तेमाल करोगे, फिर हमें छोड़ के निकल जाओगे। एक ये, और कुछ मैंने मौलानाओं के भी वीडियोस वगैरह देखी। एक मौलाना को पूछा गया कि हम प्रोटेस्ट में जाएं कि ना जाएं, तो मौलाना ने कहा कि अपने घर को तोड़वा के फिर से बनवाना हो तो जाओ। तो इसमें मुझे लगा कि कुछ रियलाइजेशन उनके अंदर हुआ है, उनको लगा कि नहीं अभी हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छी बात है अगर ये जो है ना अगर फैल रहा है, मगर हैदराबाद में मैंने देखा कि कई मुस्लिम पार्टीज ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी गए और उन्होंने कहा नहीं इनको रिज़ाइन करना चाहिए, उनको रिज़ाइन करना नहीं, चाहिए। उनकी रिजाइन वाली डिमांड तो जैसे आपका एक वीडियो देख रहा था, इसमें आपने ये समझाने की कोशिश की थी कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों हैं जिहादियों के टारगेट पे। हाँ आई डू नॉट अग्री विद योर वीडियो। जी, मुझे हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, उनसे नहीं संभल रहा है, क्योंकि एक नीट का पेपर होता तो मैं समझ जाता, CBSE में डाउन वो हो गया, हैक हो गए सिस्टम्स। तो मतलब ये वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं बहुत सीरियस मिसमैनेजमेंट है। और जो NTA है उनके जब से वो बने हैं, लीक पे लीक के मतलब उदाहरण ही उदाहरण है, लेकिन उनको बंद नहीं किया जाता। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक फेल्योर है और ये मिनिस्टर साहब को इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई मेरी वजह से फेल्योर हो रहा है, क्योंकि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, है ना। जब से ये NTA बना है आप कुछ नया करो ना, आप नई NTA संभाल पा रहे हो, उनको बैन करो, नया ले आओ। आप जो बता रहे हैं ये प्योरली इशू बेस्ड है, बिल्कुल। मगर मैं जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो फ्लिपेंट एटीट्यूड है उनका, पहले तो उन्होंने शुरू किया कि वो CGI ने बोला, फंडेड बाय USAID, कभी बोले CGI, हाँ, फिर बोले कि PM मोदी शुड रिजाइन, फिर बोले कि ये, फिर बोले कि, फिर अब इस मुद्दे पे आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। तो आपका पॉइंट अलग है, हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि भाई आपका प्योर एकेडमिक, नहीं मैं तो एकेडमिक बता रहा हूँ, बता रहे हैं, हाँ। इनका ऐसा नहीं है, कल एक, आज एक, परसों एक, फिर कल और कुछ बन जाएगा इनका। एक फनी बात बताऊं आपको कि नरेंद्र मोदी शुड रिजाइन, अमित शाह शुड रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, सूर्यकांत शुड रिजाइन, फिर अंत में लिखना योगी आदित्यनाथ जी शुड रिजाइन। इसे कहते हैं भय बिन होगी ना प्रीत। आप समझ रहे हो ना, सबका केवल नाम लिया गया है, लेकिन जब उनका ट्वीट आया लिखा योगी आदित्यनाथ जी शुड रिजाइन। ठीक है, तो मतलब जो शुड रिजाइन पे है योगी आदित्यनाथ के साथ जी लगाए, बाकी किसी में जी नहीं लगाए, क्योंकि अगर जो योगी जी चाहते हैं कि भाई आप जो बोलो उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाँ, अगर आप उस कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं सोचोगे तो आप बर्दाश्त नहीं होगा। तो वही वाली बात है, तो इसलिए जी लगा उनके नाम के, बाकी किसी के नाम के जी नहीं लगा हुआ है। नहीं यही तो होता है ना कि या तो आप इंटेंट तोड़ो या तो कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। बिल्कुल, इंटेंट तो आप नहीं तोड़ सकते, तो कॉन्सिक्वेंसेस रख दो। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का मुसलमान सबसे शरीफ मुसलमान है इस देश में, उसको कौन, आपने कभी सोचा था तौकीर रजा जेल में रहेगा हाँ, 8 महीने तक? हाँ, कभी सोच बड़ी बात सकते है। हो आप? हाँ, इम्पॉसिबल। मतलब मायावती जी ने उसको उठवा लिया था एक बार तौकीर रजा को, तो 24 घंटे के अंदर, जबकि मायावती भी मतलब आई रिस्पेक्ट एंड आई रियली लव मायावती जी, बहुत शानदार लीडर है वो। तौकीर रजा को उन्होंने उठवाया, 24 घंटे में उनका मिनिस्टर उनको तौकीर रजा बरेली प्लेन में छोड़ के आया कि वाह मौलाना जी प्लीज जाइए आप। और योगी जी ने तब से रखा हुआ है जेल में, अभी तक जमानत नहीं हो रही है। किसी मुद्दे में जमानत होती है, किसी में फिर फंस जाते हैं, फिर किसी में जमानत, फिर किसी में रह जाता है। आजम खान को ले लीजिए आप, हाँ। क्या दबदबा था, क्या दबदबा था आजम खान का, मतलब कहा जाता था असली मुख्यमंत्री वो है उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव थे। तो वही वाली बात है ना कि आप हिम्मत तो दिखाइए कुछ करने की, आप कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं, आप नहीं कर सकते। पर अगर आप मतलब लिटरली अगर आप हर जगह दबे ही रहेंगे तो दबाने वालों कमी थोड़े है मार्केट में। बिल्कुल। चलिए, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, मेरी टीम ने लिखा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो लोग किसकी तरफ खड़े रहेंगे? ये बहुत घिसा हुआ सवाल है, तो आप नहीं जवाब देंगे तब भी चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। हाँ। एक तो भारत और सऊदी अरब का अगर झगड़ा हो जाए, ये देखेंगे कि किसके टाइम पे हुआ है। अच्छा, अगर मोदी जी के टाइम पे हुआ है हाँ, तो सऊदी अरब के साथ ठहरेंगे, मोदी जी को ही कसूरवार ठहराएंगे। ये तो MBS से भी नफरत करते हैं, दे डोंट लाइक हिम, मैं वही तो उसको भी यहूदी बताते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ। एक पॉइंट तो ये है, मगर दूसरा पॉइंट ये भी है कि देखेंगे कि सऊदी अरब से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है लोग, वो अलग बात है, मक्का मदीना है, आते जाते हैं, सब अलग बात है। बट जब इस तरह का कोई इशू होता है तो फिर ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ ठहरेंगे, क्योंकि ये एक चीज़ है उम्मा का कॉन्सेप्ट। वो भले आप देखिए, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ईरान से नफरत करते हैं, शिया से नफरत करते हैं। क्यों? बहुत सारे शिया आपको बीजेपी में मिलेंगे, तो जब मैं बोलता हूँ देखो मुसलमान भी बीजेपी में है, तो कहते हैं अरे वो तो शिया है, छोड़ो। मगर जब ईरान की बारी आती है तो कहते हैं नहीं नहीं हमारा मुसलमान भाई है, तो वो सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो अब सऊदी अरब को भले नहीं पसंद करते होंगे, MBS को नहीं पसंद करेंगे, बोले ये मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 10 चीज़ें बोलेंगे। मगर अगर वो कोई चीज़ ऐसी एंटी इंडिया हो जाती है तो चांसेस है कि सऊदी अरब के साथ ठहरेंगे।
मगर यहाँ पे एक और बात भी है, आप अगर आप गौर करिएगा, तालिबान जब तक पाकिस्तान की साइड था तो तालिबान जब वापस आया तो लोगों ने जश्न मनाया, मगर वही तालिबान और पाकिस्तान का जब झगड़ा शुरू हो गया और तालिबान इंडिया से करीब हो गया तो फिर जश्न नहीं मनाया गया। तो भारत का जो मुसलमान है वो तालिबान को अभी पसंद करता है या अब उससे नफरत करने लग गया है? ये पूरा नैरेटिव और है। अच्छा। जब तक पाकिस्तान ने, वह पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने, अब एक बात तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, पाकिस्तान के जितने स्कॉलर्स हैं सब ISI पेरोल पे होते हैं, कहीं ना कहीं वो ISI का ही नैरेटिव पुश करते हैं, चाहे वो मुफ्ती तारिक मसूद ले लीजिए। पर वो भारत में वो बहुत पॉपुलर है, वो सब भारत में ही पॉपुलर है। अच्छा। डॉक्टर इसरार अहमद ले लीजिए आप, तारिक मसूद ले लीजिए, तारिक जमील ले लीजिए, हिशाम इलाही ज़हीर ले लीजिए अहले हदीस के, आप किसी भी तबके के आलिम को ले लीजिए, शिया हो या सुन्नी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, वो वही बात कहेंगे जो उनको कहना है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के, अभी पाकिस्तान के स्कॉलर्स को सुनना तो अलग बात है, ड्रामे चलते हैं यहाँ पे, लोग पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं। इस पे तो रिसेंटली डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा ने आर्टिकल लिखा प्रॉपर कि पाकिस्तान के ड्रामे बहुत ज़्यादा इंडिया में देखे जाते हैं, बच्चों के नाम जो है पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के लोग रख रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस है। तो अंदाजा लगाइए। सबसे फनी ये लगता है जो भारत की मुसलमान लड़कियां, क्योंकि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड या कुछ गर्लफ्रेंड, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ अभी की नहीं है, एक गर्लफ्रेंड मेरी मुसलमान लड़की हुआ करती थी, तो वो भी देखती थी टर्किश ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामे देखती थी वो। तो पाकिस्तानी एक ड्रामे में एक सीन है जहाँ पे एक लड़का लड़की से कहता है कि अल्लाह ने मर्द को बहुत बड़ा दिल दिया है, इसलिए मर्द के दिल में 2 लड़कियां रह सकती हैं, 3 लड़कियां रह सकती हैं। तो पाकिस्तान ये भी नैरेटिव पुश करवा लेता है इंडिया में कि, अच्छा है ना, ये भी नैरेटिव पुश करवा लेता है कि अल्लाह ने मर्द को बड़ा दिल दिया है, तो उसमें कई महिलाएं रह सकती हैं। एक आपका मिल्ली क्रॉनिकल है यार, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा जी, मतलब कूडोज टू यू, वेरी गुड जॉब डन बाय यू, थैंक यू। मिल्ली क्रॉनिकल में वेबसाइट पे गया था, बहुत ही प्रोफेशनल है, इट लुक्स एब्सोल्युटली लाइक एनी कटिंग एज वेबसाइट कैन बी, जो न्यूज़ वाली हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो वाला। उसको अगर मेन स्ट्रीम पावर हाउस बनाना है आपको, या इस तरह कोई गोल रखे हैं आपने कि क्या करना है आपको, क्या कैसे? हाँ, मेरा गोल है, देखिए मिल्ली क्रॉनिकल जी, मिल्ली क्रॉनिकल जो शुरू हुआ था वो 2017 में मैंने एज ए फेसबुक पेज शुरू किया था। अच्छा। टू काउंटर, उस टाइम पे मिल्ली गैजेट बहुत चलता था। मिल्ली गैजेट, मिल्ली शब्द का मतलब क्या होता है? मिल्ली का मतलब है नेशन, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी है। नहीं, मिल्ली का मतलब है नेशन। अच्छा। नेशन को बोलते हैं, जैसे ये टर्किश वर्ड है, और टर्की में वहाँ के इंटेलिजेंस का नाम भी मिल्ली है, और वहाँ के नेशनल न्यूज़पेपर का नाम भी मिल्ली है। तो ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मिल्लिया क्या है? मिल्लिया मतलब नेशन, मतलब उम्मत को भी बोलते हैं। अच्छा। उम्मत को भी मिल्ली बोलते हैं। अच्छा। तो मिल्ली गैजेट उस टाइम पे बहुत चलता था, और आपको पता है मिल्ली गैजेट के जो मोस्टली नैरेटिव्स होते थे वो डायरेक्टली अल जजीरा, और मिल्ली गैजेट नाम ही टर्किश न्यूज़पेपर का नाम है। तो मुझे लगा कि ये चूँकि एक डिस्ट्रक्टिव नैरेटिव दे रहे हैं, तो मुझे भी सिमिलर साउंडिंग नेम रखना चाहिए, और मिल्ली गैजेट के बदले मैंने उसको रखा मिल्ली क्रॉनिकल। मिल्ली गैजेट किसका है? मिल्ली गैजेट तो वो दिल्ली से चलता है, ज़फ़रुल इस्लाम खान का है वो। अच्छा। और वो काफ़ी मतलब हिस्टोरियन भी हैं, काफ़ी मतलब उनके व्यूज़ अलग हैं वो, हालांकि वो तो बेटे हैं मौलाना वहीदुद्दीन साहब के। अच्छा। मौलाना वहीदुद्दीन के व्यूज़ बिल्कुल अलग हैं, और मौसूफ़ के व्यूज़ बिल्कुल अलग हैं। खैर वो अलग बात है, मगर मैं आपको एक्चुअल इंटेंट बता रहा हूँ। उस टाइम पे तो मैं मतलब 8 साल 9 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि इनके ये हमेशा से इस तरह के जो नैरेटिव्स आते हैं, तो एक काउंटर नैरेटिव देने के लिए सिमिलर साउंडिंग नेम होना चाहिए। मैंने इसको शुरू किया था एज ए फेसबुक पेज, फिर उसका एक्स अकाउंट खुला, फिर उसका एक्स अकाउंट फिर हमने खोला, फिर फाइनली 2021 में जब हम, मतलब 2018 में हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, तो उसमें मोस्टली जो आर्टिकल्स आते थे हमारे पास, ईरान के जो शाह वाले लोग हैं, तो वो लोग मोस्टली एग्जाइल में रहते हैं, कोई अल्बानिया में रह रहा है, कोई यूएस में रह रहा है, तो उनके थिंक टैंक्स थे, जैसे दुरुनताश सेंटर हो गया, इस तरह से। तो वो लोग मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, और स्पेशली ईरानियन पॉलिटिक्स के ऊपर वो गेस्ट पोस्ट मुझे भेजते थे, और मैं पूरा पढ़ता था बैठ के। तो वहाँ से भी काफ़ी इंटरेस्ट मेरा हुआ, तो मैं पब्लिश करता था। बट सेकंड ये हुआ कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट वगैरह, तो वो भी अपना भेजते थे गेस्ट, वो भी मैं पब्लिश करता था। तो ग्रेजुअली इससे क्या हो गया कि हमारा एक अलाइनमेंट होना शुरू हुआ। फिर जैसे मैंने पब्लिश करते 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 बाई 2021 मुझे लगा कि इसको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो मैंने सोचा बाहर करें, यहाँ करें। उस टाइम पे तो मैं बाहर ही रहता था, और मिडिल ईस्ट में तो आप कर नहीं सकते। मिडिल ईस्ट में मैंने बहुत ट्राई किया। मुझे लगा कि यूके इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहीं से मैंने LSJ से पढ़ा हूँ, मैं लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से, तो मुझे लगा कि वहीं पर रजिस्टर करना चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने वहीं पर उसको रजिस्टर किया। अब जैसे आपने पूछा कि आगे क्या करने का प्लान है, तो आगे मेरा प्लान है कि उसको एज ए विंग बनाऊँ थिंक टैंक का, या तो मेरा प्लान अभी है आपका थिंक टैंक है? अभी मेरा थिंक टैंक नहीं है। अच्छा। बट हमारा फोकस है नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरा फ्यूचर में यही है कि एज ए प्रॉपर उसको थिंक टैंक की शक्ल दी जाए, ताकि उसका जो काम है वो काम जो है मतलब गवर्नमेंट के काम आए, या फिर जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम आए। तो और एक और मेरा उस पर फोकस यही है कि वो थिंक टैंक जो भी होगा वो जो है इंडिया और मिडिल ईस्ट रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि
इंडो दिलमन सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, 5,000 साल पुराना। तो मेरा भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसी कॉन्सेप्ट को रिन्यू किया जाए और फिर एक इसके ऊपर काम किया जाए। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रोफेशनल है एंड ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाएं। थैंक यू। मैं तो यूजुअली, मुझे कई बार क्या होता है, कुछ मुसलमान भी मेरे जो जान पहचान में हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो उनका मैसेज आता है तो मैं लिख देता हूँ, महादेव आपको हमेशा प्रसन्न रखें। आप समझ रखे हो ना, क्योंकि मैं तो नेचुरली देव है मेरे अंदर, वही मैं बोलूँगा, ठीक है। तो थैंक गॉड उनका रिप्लाई नहीं आता कि मतलब ये क्या है कैसे है। अच्छा। वो समझ जाते हैं कि मतलब मैं हाँ, यही कह रहा हूँ कि आपका भगवान belief है। आपको आगे ले जाए, हाँ हाँ ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं ने अपनी जो रीति रिवाज है उसको भी इग्नोर कर दिया भाईचारा बढ़ाने के लिए। हाँ। आप समझ, जैसे ये कहना कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, हिंदुओं ने भी शुरू कर दिया वो कहना, है ना। हालांकि वो एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, पर हिंदू वो भाईचारा, उनको लगता है कि तुझे पसंद है सुन ले भाई, मतलब जी ले अच्छे से, बात खत्म कर। तो ईश्वर करें कि मतलब थोड़ा सा रेसिप्रोकेशन बाकी कम्युनिटीज भी दिखाएं, ताकि नहीं डेफिनेटली लोग नागरिक बन के रह लें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरा ये मानना है कि एक तो होता है रिलीजियस सिंक्रेटिज्म और एक होता है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। तो कोएग्जिस्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये यूनिटी हमने बहुत बचपन से सुने हैं, ये यूनिटी का मुझे फंडा समझ में ही नहीं आया। बोलते हैं नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये सब बोलते हैं, बट ये मुझे एक क्लीशे लगा एकदम। मतलब हमेशा आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताओ, एक नई चीज़ बताओ। दुबई का मैं एग्जांपल देता हूँ, जो अब्राहम हाउस उन्होंने बनाया है, अच्छा। एक तरफ मस्जिद, एक तरफ चर्च, एक तरफ सिनेगॉग है, अच्छा, मैंने नहीं देखा है वो। एक ही कंपाउंड के अंदर है। अच्छा, हमारे मंदिर जगह नहीं दी इन्होंने, देख रहे हैं। नहीं अब्राहम हाउस देख है रहा है ना, बेटा। वहाँ पे मंदिर भी है। हाँ, नहीं ठीक है, दुबई समझ में गया मैं, जो अब हम बुरा मान चुके हैं। नहीं बैब्स की मैं बता रहा हूँ, नहीं वहाँ पे दुबई बहुत ओपन है इस चीज़ में। हाँ। तो बैब्स की इतनी बड़ी मंदिर भी वहाँ पे, हमारे तो काफ़ी जानने वाले क्लोज हैं, वो मंदिर के एडवाइज़र भी हैं वहाँ पे। अच्छा। बात वो नहीं, पॉइंट यहाँ पे कि अब्राहम हाउस है ना, तो तीन एक ही फादर के 3 बच्चे इस तरह से उन्होंने बनाए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो वहाँ पे लिखा हुआ ये है कि अगर आप इस धर्म से नहीं है तो आप इबादत नहीं करोगे। आप देख सकते हो मगर इबादत नहीं करोगे। तो मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप जो धर्म के हैं आप उस धर्म के रहिए। आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मगर जो हमारे पास होता है कि भाई आप इनको इम्प्रेस कर दो, उनको इम्प्रेस कर दो। अब ये भी तो लिख सकते थे कि भाई आप चर्च में जाके उनको इम्प्रेस करने के लिए आप ठहर सकते हो। मैं नहीं, आप देख सकते हो भाई आप है ही नहीं तो क्यों कर रहे हो ये चीज़। मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि लोगों को ना, जस्ट बिकॉज कि ज़ाहक भाई को कुछ बुरा लग जाएगा, मैं इतिहास की सच्चाई नहीं छुपा सकता। जो गलत है वो भाई उनको बुरा लग रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं जो इतिहास में सच है वो बोलूंगा भाई कि ये सच है, बिल्कुल आपको बुरा लग रहा है, आई डोंट केयर। ये होना चाहिए सबके अंदर होना बिल्कुल ऐसा ही है। चाहिए, सबके अभी अंदर। बीच में मसला शुरू हुआ था गरबा का, हम्म, तो उन्होंने मेरे ख्याल से वीएचपी का बयान आया था, उसमें मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी वायरल हुआ था। तो वीएचपी ने बोला कि अगर आप हिंदू ही नहीं हैं तो गरबा में आके क्या कर रहे हो। और इसको मुर्तद क्यों नहीं बोला जा रहा? हाँ, उस पर बोलो मुर्तद है। क्योंकि जो नाच रहा है नाच रहा माता है, के अब आगे, क्यों वो घुस रहा तो है? हिंदुओं के रीति रिवाज में घुसा है ना तो वो। आप एक तो गरबा में जा रहे हो, दूसरा वहाँ पे पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा होती है ना उसमें। बिल्कुल, मैं तो भाई जब आप बिलीफ ही नहीं रखते हो तो आप अंदर जा क्यों रहे हो, जिद क्यों कर रहे हो कि मुझे जाना है। तो मैंने उस पर यही बात बोली थी कि भाई वो ये बिलीफ है, आप उस बिलीफ के हिसाब से आप बिलीवर हो, वो बिलीवर है, आप नॉन बिलीवर हो, तो आपका कोई काम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे जाके ज़बरदस्ती और जिद करने की, इसमें क्या हुआ है। तो मैं पॉइंट यहाँ पे यही बताता हूँ हमेशा कि भाई रिलीजियस को एग्जिस्टेंस पे बात करिए। ये यूनिटी और सिंक्रेटिज्म ये सब पूरे पुराने कॉन्सेप्ट से, और ये सक्सेसफुल हुआ ही हो नहीं। ही नहीं सकता। ऊपर से सिटीजन बनने की कोशिश करिए, इजी है लाइफ। हाँ, नागरिक बनिए, नागरिक जिंदगी आसान है बनिए सबकी, हाँ बिल्कुल, है ना। नागरिक बनिए, नागरिक बनिए, सिंगल गोल पे फोकस रखिए, हम्म। सिंगल चीज़ पे फोकस रखिए। अब वही मतलब कॉमन प्रॉब्लम कॉमन सॉल्यूशन, दैट्स इट। चलिए, नथिंग कैन एंड दिस बेटर देन दिस। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। वंडरफुल टॉकिंग टू यू।